चैप्टर 131। ठीक है, यहाँ चैप्टर 131 द फाइट फॉर सुनाडे बिगिंस का पूरा हिंदी अनुवाद शब्द दर शब्द है। सुसानो की रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। जिराया था गंभीर चेहरा लिए नारुतो की ओर देखा। क्या अभी का हलचल तुम दोनों की वजह से हुई थी? ये सुनकर नारुतो ने सासुके की ओर देखा। आहा, तो ये दोनों बच्चे ही हलचल का कारण थे। जिराया हैरान रह गया। जब उसने उस तूफान को महसूस किया, उसने सोचा कि कोई शक्तिशाली निंजा अचानक प्रकट हुआ है। लेकिन ऐसा निकला कि यह नारुतो और सासुके की मुलाकात थी। वर्तमान निचले रैंक के निंजा थोड़े ज्यादा ही शक्तिशाली लग रहे थे। सोचना कि इतनी बड़ी हलचल इस दोनों बच्चों की लड़ाई से हुई, विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन अब उनकी मुद्रा देखकर ये ज्यादा अजीब नहीं लग रहा था कि उनकी लड़ाई इतनी हलचल पैदा कर सकती है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए जिराया ने अपनी सांस को समायोजित किया। नारुतो, सावधान रहो। सासुके के बगल वाला आदमी ओरोचिमारू है। वही है जिसने कोनोहा क्रश योजना को चालू किया। मैं ओरोचिमारू से निपट लूंगा। तुम्हें सासुके से कोई परेशानी नहीं होगी, सही? नहीं, क्या? जिराया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया जब नारुतो उसके सामने खड़ा हुआ। विकलन ऋषि, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी चोटें इतनी भयंकर लड़ाई झेलने लायक नहीं है। ये सुनकर जिराया थोड़ा भावुक हो गया। उसने नहीं सोचा था कि नारुतो ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन भले ही नारुतो अब 9 पूंछ वाले की चक्रा को नियंत्रित कर सकता था, वह अभी भी उचिहा क्लान के प्रतिभा वाले सामने खड़ा था। एक दानव जिसने मांगे क्यों शारिंगन को जागृत किया और उसके ऊपर ओरोचिमारू। 9 पूंछ वाला जिनचुरी होने के बावजूद दोनों का सामना करना मुश्किल होगा। ओरोचिमारू ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि जिराया से कैसे निपटा जाए। सासुके ने भी कहा, मुझे छोड़ दो, सुनादे का ध्यान रखना। ओरोचिमारू हैरान रह गया। क्या सासुके उसकी चिंता कर रहा है? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद ओरोचिमारू समझ गया, सासुके शायद इसलिए चिंतित था कि अगर वह लड़ेगा तो उसके हाथ की चोट का रहस्य सामने आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सुनादे उसकी उपचार की अनुमति नहीं देंगी। हालांकि सासुके का असली कारण यही था, फिर भी ओरोचिमारू ने पीछे से सासुके को चुपचाप देखा। उसकी आंखों में जटिल भाव था। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि सुनादे के साथ जल्दी से जल्दी निकल जाएं। अगर जिराया वास्तव में अपनी जान जोखिम में डालकर हमें यहाँ रोकता है तो निकलना मुश्किल होगा। भले ही सासुके ने बिजली रिलीज गॉड स्पीड की स्थिति सक्रिय की हो, ओरोचिमारू को अभी भी पता था कि जिराया से बचना आसान नहीं होगा। यह न भूलें कि वहां पास में एक 9 पूंछ वाला जिनचुरी भी था। एक जिनचुरी जो 9 पूंछ की चक्रा को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि नारुतो कितनी चक्रा नियंत्रित कर सकता है, लेकिन 9 पूंछ की थोड़ी भी शक्ति संभालना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं, जब मौका आएगा मैं कार्रवाई करूंगा। तैयार रहो, किसी भी समय हम निकल सकते हैं। इसके साथ ही सासुके ने धीरे-धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नजरें सुनादे पर चली गईं और फिर नारुतो पर लौट आईं। नारुतो ने भी वही किया। यही वह व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सुनादे, कोनोहा के 3 महान निंजा में से एक। वह पहले होके ठीक होती हैं। नारुतो, किसी भी हालत में हमें ओरोचिमारू और सासुके उचिहा को नहीं रोक सकते। मेरा शरीर अभी भी लड़ सकता है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता, इसलिए सुनादे के साथ जल्दी निकलना बेहतर होगा। जहां तक सासुके की बात है, मुझे उम्मीद है कि तुम। जिराया की बातें सुनकर नारुतो ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। हालांकि वह वास्तव में सासुके को हराकर तुरंत कोनोहा ले जाना चाहता था, लेकिन छोटे शहर में हुई पिछली लड़ाई ने नारुतो को कुछ सिखाया। शायद क्योंकि उसने 9 पूंछ की चक्रा को नियंत्रित किया, उसकी अपनी चक्रा मुक्त हो गई थी, जिससे शक्ति बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उसके आधार कमजोर थे। ताइजुत्सु, वह सासुके के मुकाबले नहीं था। हालांकि उसकी चक्रा सासुके से कई गुना मजबूत हो सकती थी, फिर भी सासुके अपनी भयंकर क्षमताओं से हमले रोक सकता था। सासुके, कोनोहा का प्रतिभाशाली क्यों कहा जाता है, अब समझ में आया। अभी नारुतो के लिए सासुके को हराना इतना आसान नहीं था, और कोनोहा को अभी सुनादे की जरूरत थी। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सुनादे को सुरक्षित निकालो, यही सबसे महत्वपूर्ण था। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नारुतो की आंखों में लाल रोशनी चमकी। तुरंत ही सासुके ने भी देखा। क्रैक, दोनों लगभग एक ही समय में सुनादे की ओर भागे। अभी भी नारुतो और सासुके की उपस्थिति से चौंकी सुनादे ने देखा कि दोनों लड़के उसकी ओर बढ़ रहे थे। यह नहीं समझ पा रही थी कि उनका इरादा क्या है। क्या वे टीम बनाकर उस पर हमला करने वाले हैं? क्षण भर में लाल चक्रा बढ़ा, एक विशाल लाल हाथ बन गया जो तेजी से सुनादे की ओर पहुंचा। सुनादे जल्दी पीछे हट गई। साथ ही एक और चक्रा हाथ सासुके की ओर बढ़ा और जोर से पटक दिया। मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, नारुतो? पूंछ वाले राक्षस की चक्रा क्लोक वाकई उपयोगी है, लेकिन इस तरह की चक्रा के साथ यह मुझे शायद रोक नहीं पाएगी। एक हाथ से हथमोचन बनाते हुए ओरोचिमारू ने जल्दी से अपनी तलवार कुसानागी निकाली। जज कुसानागी पर बिजली दौड़ी, चमकती हुई जैसे ही सासुके ने हल्का सांस छोड़ा। ब्रीथ ऑफ लाइटनिंग, पहला रूप थंडरक्लैप फ्लैश। क्रैक, क्षण भर में बिजली नारुतो के चक्रा हाथ को भेद गई। कटा हुआ चक्रा हाथ विसर्जित होने का समय भी नहीं पाया। अगले ही क्षण सासुके थंडरक्लैप फ्लैश का उपयोग कर नारुतो के सामने पहुंच गया। उसने तेजी से सांस ली। सासुके का शरीर अभी भी हवा में था क्योंकि बिजली पूरी तरह से फैल नहीं पाई थी। फायर स्टाइल, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु। बूम, एक विशाल आग का गोला तुरंत प्रकट हुआ, पूरी तरह से नारुतो के सामने का मार्ग रोक दिया। जैसे ही आग फैल रही थी, सुनादे जो अभी भी पीछे हट रही थी, आश्चर्यचकित थी। ये किस तरह की ताइजुत्सु है? एक हाथ से हथमोचन, क्या कोई बच्चा इस उम्र में फायर स्टाइल में इतनी महारत हासिल कर सकता है? सुनादे की ओर बढ़ रहे चक्रा हाथ अचानक एक पंजे में बदल गया और फिर वापस हथेली में परिवर्तित हो गया। साथ ही नारुतो की पीठ से 2 चक्रा हाथ सामने की ओर आए, मार्ग को रोकने के लिए। क्रैक, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु के प्रभाव से नारुतो रुक गया। जैसे ही 3 चक्रा हाथ के गोले को चीरते हुए आगे बढ़े, सासुके पहले ही सुनादे के पास पहुंच चुका था। ऊपर देखते हुए सासुके ने जैनजुत्सु तैयार किया ताकि सुनादे को नींद में डाल सके और फिर सीधे उन्हें लेकर चला जाए। लेकिन उस समय हवा का एक झोंका आया। सासुके की गति रुकी जैसे ही एक शुकन उसके चेहरे के पास से गुजरी। फूश, तुरंत ही नारुतो की आकृति सुनादे के पीछे दूसरी ओर प्रकट हुई। सासुके, तो तुम्हारा लक्ष्य भी वही है, ठीक है? यहाँ चैप्टर 132 द सेकंड फ्लैश ऑफ द निंजा वर्ल्ड का पूरा हिंदी अनुवाद शब्द दर शब्द है। अध्याय 132 निंजा दुनिया का दूसरा ब्लिट्स। सासुके ने नारुतो की कही बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने नारुतो के पास बहती चक्रा पर ध्यान केंद्रित किया। अपने मांगे क्यों शारिंगन की दृष्टि से नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा सासुके को स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो यह है पूंछ वाले राक्षस की चक्रा। ये सामान्य चक्रा से पूरी तरह अलग है। ये चक्रा सेंजुत्सु चक्रा के बहुत करीब है, लेकिन कुछ अंतर के साथ। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी विशेषता के कारण पूंछ वाले राक्षस की चक्रा ने इस प्रकार का चक्रा क्लोक बनाया। और यहाँ तक कि इसे तकनीकों में विकसित करने की क्षमता भी है, जैसे चक्रा हाथ। केवल पूंछ वाले राक्षस की चक्रा के माध्यम से अनगिनत तंतु बनाने में सक्षम होना नारुतो के हमलों को और अधिक विविध बनाता है। पूंछ वाले राक्षस, कोई आश्चर्य नहीं कि पूरी निंजा दुनिया का हर गांव इन्हें चाहता है। ऐसी शक्ति वास्तव में भयंकर है। सासुके, मैं तुम्हें इस महिला को ले जाने नहीं दूंगा, तुम्हें हार माननी चाहिए। सुनादे ने नारुतो की ओर देखा। ये शैतान सेनिन की ओर ध्यान भी नहीं देता। मैं सुनादे, लेजेंडरी सेनिन में से एक, इतनी आसानी से कोई मुझे नहीं ले जा सकता। यह इतना सरल नहीं है। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? नारुतो, भले ही तुम अब 9 पूंछ की चक्रा को नियंत्रित कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास वास्तव में 9 पूंछ की चक्रा पर पूर्ण नियंत्रण है? सासुके ने अपना हाथ उठाया और सुनादे की ओर इशारा किया। वह आज मेरी है। नारुतो की तुलना में सासुके के शब्द और भी प्रभुत्वपूर्ण थे, कोई प्रतिक्रिया की गुंजाइश नहीं छोड़ते। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने कोई अवसर ही न छोड़ा हो। इसने सुनादे को और भी क्रोधित कर दिया। तुम दोनों छोटे शैतान, क्या तुम मुझे इतना कम समझते हो? मेरे बारे में ऐसा बोलना कि कोई मुझे पकड़ सकता है, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक वयस्क महिला हूँ, सेनिन में से एक, और अभी भी यहाँ पूरी तरह खड़ी हूँ। फिर भी तुम्हारी नजरों में मैं सुनादे कुछ ऐसी हूँ जिसे कोई भी आसानी से ले सकता है। तो चलो देखते हैं। सासुके, मैं पिछली बार तुमसे हार गई थी, लेकिन इस बार मैं किसी भी हालत में हारूंगी नहीं। यह मेरा संकल्प है। बूम, जमीन पर घास हल्की सी लहराई जब ऊर्जा की गोलाकार तरंगें फैली। नारुतो की चक्रा क्लोक का रंग गहरा होता गया और लाल चक्रा मानो हवा में प्रकट हो रहा था। एक शक्तिशाली आभा फटी और नारुतो की गति और भी मजबूत हो गई। क्या उसने और भी अधिक पूंछ वाले राक्षस की चक्रा का उपयोग किया है? हंफ, 9 पूंछ की शक्ति भी सासुके को डराती नहीं। नारुतो, इस बार तुम और प्रभावशाली हो गए हो। लगता है 9 पूंछ ने तुम्हें बहुत आत्मविश्वास दिया है। तो चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हो। नारुतो की आंखें हल्की सी संकुचित हुई। मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं तुम्हें अब अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने पर मजबूर कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए नारुतो ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और हाथ के संकेत बनाए। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, बैंग बैंग। तुरंत ही सैकड़ों नारुतो प्रकट हुए, सासुके की ओर बढ़े। हर एक ने सासुके पर अपनी दृष्टि केंद्रित की और अगले ही क्षण वे उच्च गति से उसके पास दौड़े। इस बीच नारुतो स्वयं अपने क्लोन्स को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए सुनादे के पास बढ़ा। वह सुनादे को सुरक्षित निकालने का अवसर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही क्षण जज्जट क्रैक, नारुतो के छाया क्लोन्स एक-एक करके फट गए। वे सफेद धुएं में बदल गए और गायब हो गए। बिजली चमकी और सुनादे ने सासुके की ओर देखा, जो बिजली में लिपटा था आश्चर्य से। ये कौन सी तकनीक है? सासुके वहीं खड़ा था, अपना हाथ उठाया और अंगुलियों को फैलाया, सिर हल्का पीछे झुका, हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाते हुए। आंखों के कोने से बिजली कभी-कभी चिपकती। बिजली में लिपटे सासुके ने तुरंत एक तेज कदम उठाया। उसने हाथ उठाया और झटका दिया। लाइटनिंग रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। क्षण भर में एक झटका देने वाली बिजली फटी, बिजली के जाल की तरह फैल गई, सीधे नारुतो के क्लोन्स को टकराई। क्लोन्स सासुके के पास भी पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। नारुतो का मुख्य शरीर एक सेकंड के लिए ठहर गया, लेकिन फिर भी सुनादे की ओर बढ़ता रहा। अगले ही क्षण एक बिजली की तीव्र रेखा उसकी ओर आई।
क्रैक, नारुतो अपनी जगह रुक गया। ठीक उसके पैरों के सामने बिजली लगी, उसे रोकने के लिए। उसने सासुके की ओर देखा। तुम्हारी लाइटनिंग रिलीज और भी मजबूत हो गई है। अब नारुतो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सासुके की लाइटनिंग रिलीज कितनी असाधारण थी। उसके क्लोन्स इसके सामने कुछ भी नहीं थे और जमीन पर पहले के बिजली झटके से बने काले छेद देखकर सासुके ने आसानी से जो बिजली छोड़ी थी उसने इस स्तर का विनाश किया। सासुके की लाइटनिंग रिलीज शक्ति तेजी से बढ़ गई थी। तो तुम अभी भी मुझे रोकना चाहते हो? क्रैक, सासुके ने हल्के से अपनी तलवार कुसानागी उठाई और बिजली तुरंत ब्लेड को लपेट गई। बहती बिजली आर्कस निकाल रही थी, कुसानागी के चारों ओर घूम रही थी। नारुतो ने प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने चारों ओर 9 पूंछ की चक्रा के उत्सर्जन को मजबूत किया और उसके पीछे कई चक्र हाथ प्रकट होने लगे। उसने सासुके की ओर अड़िग निश्चय के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में सासुके को सुनादे नहीं लेने देगा। नारुतो के संकल्प को महसूस करते हुए सासुके भी अधिक गंभीर हो गया। तुम मुझे सुनादे लेने नहीं दोगे? देखते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 9 पूंछ की चक्रा पर महारत हासिल कर ली है तुम मुझसे लड़ सकते हो? नारुतो सासुके मुस्कुराया और बोला। उसने हाथ में कुसानागी तलवार हल्के से झुका दी। ब्लेड के साथ बहती बिजली और तीव्र हो गई। लाइटनिंग रिलीज, गॉड स्पीड, लाइटनिंग फ्लैश, क्रैक। जब बिजली का धमाका हुआ तो जिराया का चेहरा भी उसी क्षण गंभीर हो गया। सासुके की इस तकनीक के पिछले उपयोग को याद करते हुए इसे कम आंका नहीं जा सकता। हालांकि इसका आक्रमण थोड़ा कमजोर था, इसकी गति भयानक थी। यहां तक कि वह भी सासुके की भयावह गति का आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता था। सासुके की लाइटनिंग फ्लैश का सामना करते हुए जिराया को मिनाटो पूर्व गोल्डन फ्लैश की याद आई। और अब सासुके ब्लू लाइटनिंग था, निंजा दुनिया का दूसरा ब्लिट्ज। जैसे ही लाइटनिंग फ्लैश सक्रिय हुआ, सासुके बिजली की रेखा की तरह गति से हिला, हवा में बिजली का निशान छोड़ते हुए। क्षण भर में वह नारुतो के पास प्रकट हुआ। उसका शरीर नारुतो के पास से गुजरा और सासुके की ठंडी नजरें नारुतो के चेहरे पर नहीं टिकी। आगे देखते हुए उसके हाथ में कुसानागी तलवार अविश्वसनीय तेजी से पहले ही नारुतो के सीने को काट चुकी थी। बिजली और पूंछ वाले राक्षस की चक्रा के बीच टकराव ने एक विस्फोटक गर्जना पैदा की। भयानक प्रभाव से नारुतो सीधे हवा में उड़ गया। साथ ही शेष बिजली उसके सीने पर चमकी और नारुतो का दिल शॉक से भर गया। इतनी तेज सासुके, तुम वास्तव में कोनोहा के प्रतिभाशाली हो। तुम्हारी लाइटनिंग फ्लैश की गति ये और भी मजबूत है। चैप्टर 133 अध्याय 133 सासुके की अभूतपूर्व शक्ति। सासुके कुन की गति और तेज हो गई है। इस रफ्तार से भविष्य में सबसे तेज निंजा का शीर्षक सासुके कुन के सिर पर आ सकता है। ये सोचकर ओरोचिमारू को अचानक एक अजीब तरह की संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सासुके उनके शिष्य हों और सासुके की हर उपलब्धि किसी तरह उन्हें गर्व देती हो। हालांकि अभी ये सच था कि सुनादे सासुके को ओरोचिमारू का शिष्य मान रही थी। भले ही सासुके की गति अविश्वसनीय थी, उसकी बिजली शैली की जुत्सु और भी शक्तिशाली हो गई थी और कुसानागी तलवार की धार के साथ उसकी बिजली जैसी तेज हमलों का संयोजन पहले ही बहुत भयंकर था। लेकिन नारुतो के पास 9 पूंछ की चक्रा थी, एक शक्तिशाली बाहरी सहायता। क्रैश, हवा में नारुतो ने जबरदस्ती अपने पैर जमीन पर टिकाए, जिससे नीचे एक विशाल झटका लहर गया। जमीन तुरंत धंस गई। 2 चक्रा हाथ अचानक प्रकट हुए और एक विस्फोटक शक्ति के साथ नारुतो हवा में उछल गया। उसकी गति अद्भुत हो गई। गोली की तरह वह सीधे सासुके से टकराया। साथ ही दोनों ओर से चक्रा हाथ आए सासुके की गति को रोकते हुए। नारुतो सासुके को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके सीने के उस हिस्से पर जहां सासुके ने हमला किया था केवल पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की बाहरी परत फटी थी। लेकिन नारुतो का शरीर वास्तव में घायल नहीं हुआ। सासुके की उच्च गति वाले हमले को बिना किसी चोट के सहने के बाद नारुतो की लड़ाई की भावना और भी मजबूत हुई। सासुके ने उन दोनों चक्रा हाथों को देखा जो उसके दोनों ओर से आ रहे थे और नारुतो के सीधे हमले को देखा। नारुतो सच में सोच रहा था कि वह उसे पकड़ सकता है। सासुके हल्की हंसी के साथ मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया और तुरंत एक हाथ का मोहर बना लिया। फायर स्टाइल, फायर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु। बूम, विस्फोटक आग फट पड़ी। तुरंत नारुतो को 3 मीटर से कम की दूरी में पूरी तरह ढक दिया। अगले ही पल नारुतो की दृष्टि पूरी तरह से आग से ढक गई। लगभग उसी समय बिजली की आवाज गूंजी। उसने महसूस किया कि उसके दोनों चक्रा हाथ तुरंत कट गए। सासुके ने अपनी बिजली शैली का उपयोग करके कुसानागी तलवार की शक्ति को बढ़ाया था। अब क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? नारुतो अचानक नारुतो ने पीछे मुड़कर देखा। अभी भी अपनी चक्रा क्लोक का उपयोग करके सासुके के आगशाली हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। पीछे देखकर उसने देखा कि सासुके हवा में उसके पीछे तैर रहा था। वह आकृति चपचपाती बिजली में लिपटी हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उस समय सासुके ने एक हाथ से चूहा का मोहर बनाया और उसे अपने सीने के सामने रखा। उसकी मांगेक्यो शारिंगन ने नारुतो की ओर देखा। हालांकि जब उनकी आंखें मिली नारुतो ने अचानक अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस किया। लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। अगले ही पल 9 पूंछ की आवाज गूंजी। ये बच्चा वास्तव में इतना उच्च स्तर का जैनजुत्सु रखता है। नारुतो धोखा मत खा। 9 पूंछ की चक्रा की मदद से नारुतो जल्दी से अपने होश में आ गया। लेकिन केवल एक सेकंड के संकोच के लिए भी ये सासुके के लिए पर्याप्त था। फायर स्टाइल, ग्रेट फायर ड्रैगन जुत्सु, गुना 3, बूम टिल द बूम। क्षण भर में 3 विशाल अग्नि ड्रैगन फट पड़े और सासुके ने एक ही सेकंड में 3 शक्तिशाली एरन फायर स्टाइल जुत्सु छोड़ दिए। हालांकि हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, ग्रेट फायर ड्रैगन जुत्सु बहुत धीमी थी। नारुतो को थोड़ा भी रोकने के लिए जैनजुत्सु का उपयोग न किए बिना ये 3 जुत्सु उसे हिट करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन अब नारुतो ने देखा कि 3 विशाल अग्नि ड्रैगन उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में घबराहट की झलक थी और भयानक आग उसके पास भड़क रही थी। और अब वहां 3 तीव्र फायर स्टाइल हमले थे। सासुके, क्या ये वास्तव में तुम्हारी असली शक्ति है? सिर्फ निंजुत्सु से ही तुम मुझे इतना दबाव डाल सकते हो? बूम बूम टिल द बूम। विस्फोट की आवाज के साथ आग ने एक विशाल तूफान का रूप लिया, एक मशरूम क्लाउड की तरह उड़ती हुई। सासुके के चारों ओर बिजली गायब हो गई जब वह आकाश से गिरा। उसने धीरे-धीरे अपनी कुसानागी तलवार को पीछे रखा, शांत चेहरे के साथ नारुतो की स्थिति को देखा। अगर यह सब है जो तुम्हारे पास है तो तुम अभी भी मेरी बराबरी से बहुत दूर हो। नारुतो इस क्षण जिराया भी स्तब्ध था। सासुके की शक्ति में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। एक हाथ के मोहर बनाने के लिए महान प्रतिभा चाहिए, लेकिन सासुके के लिए लगातार 3 जुत्सु एक ही हाथ से जारी करना केवल उच्च चक्रा नियंत्रण की जरूरत नहीं थी, बल्कि विशाल मात्रा में चक्रा की भी मांग थी। पहली फायर स्टाइल के लिए सासुके को सामान्य मात्रा की चक्रा चाहिए थी। दूसरे के लिए उसे 2 गुनी चक्रा खर्च करनी पड़ी और तीसरे के लिए दूसरे की तुलना में तिगुनी चक्रा का उपयोग करना पड़ा। इसकी कठिनाई कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। यहाँ तक कि सनिन जिराया, ओरोचिमारू और सुनादे भी सासुके के प्रदर्शन से स्तब्ध थे। उस समय सासुके ने सुनादे की ओर देखा। ठीक है, अब मुझे अपना जवाब दो, सहमत या असहमत? ये सुनकर सुनादे अभी भी स्तब्ध सीधे सासुके की ओर देखने लगी। उसकी आवाज ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया। सुनादे ने सासुके को ठंडे स्वर में घूरा। मैं सहमत हूं, लेकिन अभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम और ओरोचिमारू पहले निकल सकते हो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढूंगी। नहीं, कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। सासुके का रूप दृढ़ था। जितना सासुके इस तरह व्यवहार करता गया, सुनादे उतनी ही अधिक क्रोधित होती गई। तुम शैतान, तुम अपने आप को कौन समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश दे सकते हो? सासुके मुस्कुराया। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, तो मैं बस तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसके साथ ही सासुके ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी मांगेक्यो शारिंगन में भयंकर लाल प्रकाश चमका। अगले ही पल सुनादे ने अचानक महसूस किया कि दुनिया घूम रही है और फिर यह पूरी तरह खून लाल हो गई। क्षण भर में सुनादे का चेहरा घबराहट में बदल गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। थर्ड वे बेहोश होकर गिर पड़ी। सासुके ने अपना हाथ उठाया और सुनादे को पकड़ लिया। जैसा कि अपेक्षित था, सुनादे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे गंभीर मानसिक आघात है, एक ही जैनजुत्सु उसे आसानी से नियंत्रण में ले सकती थी। बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं। जिराया ने ये देखा और तुरंत सासुके की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही क्षण दूरी में आग अचानक गायब हो गई। गहरा खून लाल चक्रा कई पूंछों में बदल गया। कमल के फूल की तरह नारुतो उसके भीतर से प्रकट हुआ। 3 चक्रा पूंछें उसके पीछे झूल रही थी। 3 पूंछ की अवस्था। सासुके ने अपना हाथ उठाया और सुनादे को ओरोचिमारू की ओर फेंक दिया। ओरोचिमारू ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उस पर नजर रखो, किसी भी समय निकलने के लिए तैयार रहो। ये कहते हुए सासुके ने मुड़कर नारुतो की ओर बढ़ा। सासुके ऊंचे हाथ, तुमने सुनादे के साथ क्या किया? अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी भी इससे बच न सको, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। जिराया ने क्रोध में चिल्लाया। सुनादे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चैप्टर 134 ठीक है, यहाँ चैप्टर 134 स्पेशल केस अमंग जिंचुरी का पूरा हिंदी अनुवाद शब्द शब्द प्रस्तुत है। अगर तुम हिल भी तो जिराया, मैं तसुनाडे की गर्दन तोड़ दूंगा। ओरोचिमारू की आवाज गूंज उठी। तुरंत ही क्रोध से भरे जिराया और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने ओरोचिमारू को घूरा, चेहरा बारी-बारी से फीका और लाल होता रहा। ओरोचिमारू, कैसे तुम? अगर तुम तसुनाडे को नुकसान पहुंचाओगे, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कौन नहीं धमकी देता? सासुके ने जिराया की ओर देखा। तसुनाडे को ओरोचिमारू के हाथ में देखकर जिराया और नारुतो को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं थी। असल समस्या ये थी कि कैसे बाहर जाएं। ओरोचिमारू सामा, कृपया आगे बढ़ें। ये सुनकर ओरोचिमारू ने सासुके की ओर देखा। तुम सुनिश्चित हो? ओरोचिमारू जानता था कि अगर वह तसुनाडे के साथ चला गया तो सासुके के लिए भागना इतना आसान नहीं होगा। अगर जिराया माउंट म्योबोकु से सीखे हुए सेज मोड को सक्रिय करता और नारुतो के साथ मिलकर सासुके से निपटता तो वर्तमान सासुके भी शायद नहीं बच पाता। चिंता मत करो, अगर मैं बाहर जाना चाहूंगा तो वे मुझे रोक नहीं सकते। ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। उसी क्षण जिराया का चेहरा काला हो गया। ओरोचिमारू, तुम नहीं जा सकते। अगर जाना ही है पहले तसुनाडे को नीचे रखो। लेकिन जिराया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। ओरोचिमारू को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह तसुनाडे के साथ भाग गया। नारुतो अभी भी सासुके की ओर तीव्र दृष्टि से देख रहा था।
वह तसुनाडे को बचाने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वह ओरोचिमारू के हाथ में थी और सासुके खड़े थे, जिससे उसके लिए चुपचाप पास जाकर बचाना मुश्किल हो गया। बेटा, अगर तुम मेरी आधी चक्रा को नियंत्रित कर सकते तो एक साधारण उचिहा से निपटना आसान होता। अफसोस, अभी तुम केवल थ्री टेल्स की चक्रा को नियंत्रित कर सकते हो। नारुतो के अंदर 9 पूंछ वाला खल्ली 9 टेल्स खेद व्यक्त कर रहा था। थ्री टेल्स की चक्रा को भी इस समय नियंत्रित करना मुश्किल था। पूंछों वाले राक्षसों की चक्रा बेहद शक्तिशाली होती है, लेकिन उसकी शक्ति के कारण इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जैसे सेज चक्रा को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही पूंछ वाले राक्षस की चक्रा भी अभ्यास मांगती है। अफसोस, नारुतो ने पहले से अभ्यास नहीं किया था। सासुके, चूंकि तुमने ओरोचिमारू को उस महिला को लेने दिया, अब मेरे साथ कहां वापस आओ। नारुतो, तसुनाडे को ओरोचिमारू के हवाले नहीं किया जा सकता। अब जिराया अत्यधिक चिंतित था। अगर वह पहले से घायल नहीं होते, उसकी लड़ाई की शक्ति कम नहीं होती और वह सेज मोड में नहीं होते, तो वह सासुके को हराने के लिए पहले ही कदम उठा चुके होते। अगर ऐसा नहीं होता, वह पहले ही कार्रवाई कर देते, लेकिन फिलहाल उन्होंने धीरे से सांस ली। माफ करना, भद्दा साधु, हम अभी तसुनाडे को नहीं बचा सकते। लेकिन चूंकि सासुके ने ओरोचिमारू को उसे जाने दिया, इसलिए उसे भी यहाँ से निकलने की सोचना नहीं चाहिए। अगर हम उसे जाने देंगे तो उस व्यक्ति को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नारुतो की बात ने जिराया को थोड़ी भ्रम से बाहर निकाला। वास्तव में तसुनाडे ओरोचिमारू के हाथ में होने पर जबरदस्ती उसे बचाने का प्रयास करना खतरनाक हो सकता था। फिलहाल उनके पास उस स्थिति से निपटने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अगर सासुके को जाने दिया गया तो परिणाम भयावह हो सकते थे। नारुतो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे जो भी हो। जिराया की आंखों में क्रोध जल रहा था। किसी भी आदमी के लिए यह असहनीय होता कि सामने देखे गए प्यार वाले व्यक्ति को लिया जाता है। हमें इस सासुके उचिहा को रोकना होगा और कहा वापस लाना होगा। जिराया पूरी तरह से हत्यारे इरादे से भरा हुआ सेज मोड सक्रिय करने वाला था। माउंट नोबुको के 2 मेंढकों को बुलाने वाला था, भले ही वह घायल हो। जब नारुतो ने कहा, भद्दा साधु, मुझे छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो, मैंने जो चक्रा सीखी है उससे मैं निश्चित रूप से सासुके से आगे निकल जाऊंगा। अब जब मैंने पूंछ वाले राक्षस की चक्रा को आंशिक रूप से नियंत्रित कर लिया है, मुझे लगता है कि मैं उससे आगे निकल गया हूं। ये सुनकर जिराया का भाव कई बार बदल गया और अंत में उन्होंने नारुतो पर भरोसा करने का निर्णय लिया। ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूं। सासुके ने आत्मविश्वासी नारुतो की ओर देखा। पूंछ वाले राक्षस की चक्रा को नियंत्रित किया है ना? ये वाकई चौंकाने वाला है। किसी भी जिंचुरिकी ने पहले कभी 9 टेल्स को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया। लगता है तुम एक विशेष मामला हो नारुतो, लेकिन ऐसा लगता है कि 9 टेल्स की चक्रा को नियंत्रित करने के बावजूद भी तुम पूरी तरह से इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सासुके ने अपने मैंगे के शरीर से नारुतो के अंदर की उथल-पुथल चक्रा को स्पष्ट रूप से देखा। यह अत्यंत असंगठित था। ये स्थिति केवल इस तरह वर्णित की जा सकती थी कि नारुतो मुश्किल से चक्रा को नियंत्रित कर रहा था। अगर 9 टेल्स अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता तो नारुतो तुरंत बेकाबू हो जाता। लगता था कि 9 टेल्स ने जानबूझकर नारुतो को चक्रा नियंत्रित करने दिया। अगर 9 टेल्स की अनुमति नहीं होती तो नारुतो इसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाता। 9 टेल्स ने जानबूझकर नारुतो को अपनी चक्रा नियंत्रित करने दी। लगता है काफी कुछ बदल गया है। इतिहास का सबसे पूर्ण जिंचुरिकी समय से पहले पैदा हो गया है। ये सोचकर सासुके ने भारी दबाव महसूस किया। अगर नारुतो वास्तव में समय से पहले परफेक्ट जिंचुरिकी बन गया तो यह उसके लिए वास्तव में डरावना होगा। वर्तमान स्थिति देखकर ये स्पष्ट था कि नारुतो पीछा जारी रखेगा। मुझे भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। वापस जाने के बाद मुझे तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना होगा, चाहे शरिंगन हो या निंजुत्सु, दोनों को मजबूत करना होगा। ये सोचकर सासुके ने अपने कुसानागी तलवार को निकाल लिया। सासुके ने नारुतो की ओर देखा, जो दूर से 3 टेल्स स्टेट में था। कितनी अफसोस की बात है, तुमने केवल थोड़ा सा चक्रा सक्रिय किया है। अगर तुम और अधिक सक्रिय करते तो शायद मैं सच में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। ये सुनकर नारुतो की आंखों में गंभीरता झलक गई, लेकिन फिर भी क्या वह सासुके से आगे नहीं निकल पा रहा? लेकिन ये चक्रा पहले से ही उसकी सीमा थी। भले ही 9 टेल्स ने उसे नियंत्रण दिया हो, लेकिन चक्रा में निहित विभिन्न इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं था। अगर कोई जिंचुरिकी राक्षस की मान्यता प्राप्त कर ले तो भी इसे खुद से हल करना पड़ता है। तुम जल्दी पता लगा लोगे, लेकिन सिर्फ 3 टेल्स स्टेट में तुम अभी भी थोड़ा पीछे हो। कुसानागी तलवार की हल्की झाप के साथ चिंगारी, तुरंत बिजली फैल गई। एक झटके में सासुके बिजली की लकीर में बदल गया और आगे बढ़ा। साथ ही नारुतो भी अद्भुत गति के साथ प्रकट हुआ। पूंछ वाले राक्षस की चक्रा में लिपटे वह लाल चमक के साथ सासुके की ओर दौड़ा। अध्याय 135 भागने का रास्ता। क्रैक, आसमान में बिजली चमकी। जिराया ने देखा कि दोनों लड़ाई शुरू कर चुके हैं। नारुतो ने इतनी ज्यादा पूंछ वाले राक्षस की चक्रा जारी कर दी है कि उसकी गति, ताकत और प्रतिक्रिया समय पहले की तुलना में साधारण हो गए हैं। पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की आड़ भी मजबूत रक्षा प्रभाव प्रदान करती है। इस स्थिति में वह व्यावहारिक रूप से एक परफेक्ट किलिंग मशीन बन चुका है। ये जिंचुरिकी होने का डरावना पहलू है। उचिहा सासुके, तुम तेज हो, लेकिन तुम्हारा लाइटनिंग रिलीज काफी नहीं है कि जब जिराया मन में दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कर रहे थे, अचानक हवा में कट जैसी इलेक्ट्रिक आवाज गूंज उठी। बूम! सासुके की कुसानागी तलवार किसी धातु को छूती नजर आई। तलवार और धातु की टकराहट की प्रतिध्वनि सुनाई दी जब सासुके की तलवार नारुतो की गर्दन पर लगी, जबकि नारुतो के 2 हमले असफल रहे। सासुके ने आसानी से दोनों हमलों से बचा लिया। असल में ऐसा लग रहा था कि सासुके ने नारुतो के हमलों की पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी। एक बार हालांकि कुसानागी तलवार लाइटनिंग रिलीज से सशक्त थी, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की रक्षा वास्तव में जबरदस्त थी। ये चक्रा की रक्षा को पार नहीं कर सकती थी। फिर भी सासुके आश्चर्यचकित नहीं हुआ। तलवार की कंपन महसूस करके सासुके ने कुसानागी तलवार पर पकड़ मजबूत की और तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। प्रकाश की एक झपकी में बदल गया। एक पल में वह नारुतो के दाईं ओर प्रकट हुआ। एक बार उसने उसी स्थान पर हमला किया। नारुतो की प्रतिक्रिया का पहले ही अनुमान लगा लिया गया था और सासुके ने कुछ तेज चालों से उसे आसानी से टाल दिया। सभी हमलों से पूरी तरह बचते हुए सासुके की कुछ बचने की क्रियाएं तो नारुतो के हमला करने से पहले ही की गई थी, जैसे कि उसने पहले से ही उसके कदमों को देख लिया था। लगभग ऐसा लग रहा था कि दोनों समान गति से चल रहे थे और पूंछ वाले राक्षस की चक्रा ने नारुतो की गति बढ़ा दी थी, जो कि धीमी नहीं थी। फिर भी सासुके ने उसे कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया, जैसे कि नारुतो की हर चाल उसके नियंत्रण में हो। एक बार के बाद दूसरा बार, हर बार जब सासुके फिर प्रकट होता, नारुतो का स्थान कुसानागी तलवार से मारा जाता। चाहे किसी भी दिशा से हमला हो, लक्ष्य कभी नहीं बदलता। नारुतो का चेहरा धीरे-धीरे गंभीर होता गया। अपनी दांतों को कसते हुए लगभग टूटने तक वह पूरी शक्ति लगा रहा था। वह गुस्से में सासुके पर हमला कर रहा था। उसके हाथ चक्रा से ढके हुए थे, पंजे जैसी आकृति बना रहे थे। वह लगातार सासुके पर तेज हमले कर रहा था, लेकिन सासुके पूरी तरह से उसकी हर चाल को देख पा रहा था। भले ही नारुतो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे सासुके उसकी हर चाल पढ़ सकता हो। तुम्हारी गति अब खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे सभी हमले मेरे लिए पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। सासुके ने आराम से एक कदम पीछे लिया। इसी बीच उसके सामने की जमीन नारुतो के चक्रा से भरे हाथ से कुचल गई। विशाल गड्ढा बन गया। कुसानागी तलवार की एक हल्की झाप के साथ बिजली फटी और दाईं ओर से हमला करने वाले चक्राहाथ को बिजली ने रोक दिया। हालांकि पूरी तरह से नहीं रोका गया, लेकिन ये सासुके को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त था। अगले ही क्षण सासुके ने तेजी से आगे बढ़ा। उसने नारुतो की कमजोरी को पकड़ लिया और फिर से हमला किया। नारुतो की गर्दन पर तलवार से वार किया। 36 लगातार वार, हर एक नारुतो की गर्दन पर। हल्की बिजली नारुतो के शरीर में प्रवाहित हुई। अंतिम वार के बाद सासुके मुस्कुराया, क्योंकि नारुतो की गति धीमी होने लगी थी। काम किया। जब सासुके ने पहली बार मंगे के शरिंगन से नारुतो को देखा, तो उसने इस स्थान को देखा जो नारुतो की रक्षा में सबसे कमजोर था। इसे नारुतो की जानलेवा कमजोरी भी माना जा सकता था। इस स्थान पर लगातार हमला करके और हर वार के साथ थोड़ा बिजली प्रवाहित करके 36 हमलों के बाद नारुतो धीमा होने लगा, लाइटनिंग रिलीज के सुनर प्रभाव के कारण। फिर भी सासुके पर कोई असर नहीं पड़ा। सासुके मुस्कुराया, मेरे शरिंगन की संवर्धित दृष्टि का प्रभाव डरावना है। वह पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की खामियों को भी देख सकता था। इतनी शक्तिशाली शरिंगन के तहत ऐसा लग रहा था कि कोई भी अपनी कमजोरियों को छिपा नहीं सकता। जैसे पहले तसुनाडे के साथ हुआ था, सासुके ने उसके मॉन्स्टर्स ताकत में कमजोरियां ढूंढने के लिए मंगे के शरिंगन का इस्तेमाल किया था। अगर वे फिर से लड़ते तो सासुके को भरोसा था कि वह तसुनाडे के शक्तिशाली पंच का मुकाबला कर सकता था। क्रैक, अचानक नारुतो ने अपना मुक्का उठाया और उसका चक्रा से भरा हाथ फटा, जिससे एक विशाल शॉकवेव बना और सासुके की ओर बढ़ा। सासुके की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। सुसानो, एक पल में सासुके के सामने सुसानो की पसलियां प्रकट हुईं। बूम! प्रभाव की आवाज गूंजी। सासुके हवा में उड़ गया। खुद को स्थिर करने के बाद सासुके ने सामने टूटी सुसानो की पसलियों को देखा। लगभग सुसानो की रक्षा को तोड़ दिया। सुसानो को निष्क्रिय करने के बाद सासुके ने नारुतो का सामना किया। नारुतो ने धीरे-धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और सासुके को घूर रही थीं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा सासुके, कभी नहीं। सासुके एक पल के लिए रुक गया, नारुतो को देखते हुए। ये स्पष्ट था कि नारुतो की आत्म जागरूकता काफी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूंछ वाले राक्षस की चक्रा का उपयोग करना बिना जोखिम के नहीं था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो नारुतो उस चक्रा में निहित नकारात्मक भावनाओं द्वारा निगल लिया जा सकता था। इस गति से नारुतो जल्द ही बेकाबू हो सकता था। परफेक्ट, तो नारुतो को बेकाबू होने दो। उस स्थिति में भले ही जिराया अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ें, उन्हें ये सोचना होगा कि क्या विनाश कर रहे नारुतो को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें या भागते सासुके का पीछा करें। सासुके के होठों पर हल्की मुस्कान उभर गई। देखते हैं तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं नारुतो। अभी अगर तुम मुझे जाने से रोकना चाहते हो, तुम सक्षम नहीं होगे। ये कहते हुए नारुतो का चेहरा और भी अधिक क्रोधित हो गया।
मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें रोकूंगा। ये कहते हुए नारुतो ने अपना हाथ उठाया और रासेंगन तुरंत बना, एक रासेंगन जिसे पूंछ वाले राक्षस की चक्रा से भरा गया था। हिंसक घूमती लाल चक्रा से तेज आवाज निकली, एक झटके में यह एक शक्तिशाली टॉर्नेडो का रूप ले लिया। तूफान दोनों ओर तेजी से फैल गया। सासुके एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। ठीक है, तो खेलते हैं। इसके साथ ही सासुके ने अपना हाथ उठाया। चिदोरी जज 136 थंडरबोल्ट फ्लैश दैवीय गति। इस बार जब चिदोरी जारी की गई, सासुके ने श्रापित मोहर मोड को सक्रिय नहीं किया। श्रापित मोहर की चक्रा बढ़ोतरी के बिना ये पूरी तरह से सासुके की अपनी चक्रा थी। हालांकि सासुके की चक्रा काफी बढ़ गई थी और 3 प्राकृतिक परिवर्तन पर उसके नियंत्रण ने उसकी शक्ति मजबूत की थी, फिर भी यह नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी सासुके ने पीछे नहीं हटे, वह चिदोरी को लगातार झटकता रहा, नारुतो द्वारा जारी किए गए रासेंगन की ओर से टकराने के लिए। जब बिजली और तेजी से घूमती चक्रा टकराई, जोरदार बूम गूंजी। हालांकि इस बार सासुके की चिदोरी आसानी से मात खा गई। क्रैक, सासुके हवा में पीछे की ओर उड़ गया। शक्तिशाली प्रभाव ने सासुके को संतुलन खोने पर मजबूर किया, जिससे वह कई मीटर घूमता रहा और फिर खुद को स्थिर किया। वह लगभग 10 मीटर पीछे फिसला और धीरे-धीरे रुक गया। जमीन से उठते धूल के बादलों को देखकर सासुके ने नारुतो की ओर देखा। पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की शक्ति इसे ऐसे आसानी से रोका नहीं जा सकता। हालांकि सासुके जानता था कि वह नारुतो के मुकाबले नहीं था, फिर भी वह जारी रखा क्योंकि वह पूंछ वाले राक्षस की चक्रा की सच्ची शक्ति का अनुभव करना चाहता था। अब उसने वास्तव में इसे महसूस किया। सासुके ने अपनी बांह की ओर देखा, राहत की सांस ली कि वह घायल नहीं हुआ। उसने ऊपर देखा, नारुतो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सासुके, तुम अब चूनिन परीक्षा के दौरान जितने मजबूत थे उतने नहीं हो। क्या हुआ? क्या तुम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करने वाले? वूश, नारुतो का हमला सासुके ने आसानी से टाल दिया। पीछे से आ रहे नारुतो की ओर मुड़ते हुए सासुके ने मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि नारुतो को श्रापित मोहर की शक्ति का एहसास हो रहा था। हालांकि वर्तमान स्थिति में नारुतो के खिलाफ श्रापित मोहर का प्रभाव बिजली की तेजी वाली चाल के रूप में इतना प्रभावी नहीं था। सासुके का उद्देश्य नारुतो को हराना नहीं था, बल्कि उसे गुस्सा दिलाना था। जरूरत नहीं, अब भी तुम मुझसे छू नहीं सकते, है ना? क्या तुम्हें मुझसे निपटने के लिए और भी मजबूत शक्ति चाहिए, नारुतो? जैसे ही सासुके ने कहा, नारुतो पहले ही मुड़कर पीछे से हमला कर रहा था। उसने सासुके के चेहरे की ओर मुक्का फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से सासुके तेज था। मंगेक्यो शरिंगन के साथ उसने नारुतो के हमले को आसानी से टाल लिया। उसकी बड़ी हुई धारणा ने सासुके को लगभग बिना प्रयास के नारुतो की हर चाल देखने में सक्षम बनाया। वह नारुतो की अगली चाल की भी भविष्यवाणी कर सकता था और नारुतो के चक्रा सशक्त हमले भी उसके नियंत्रण में थे। इस स्थिति में सासुके को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी ये शब्द सुनकर नारुतो का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके हमले और उग्र हो गए क्योंकि उसने अपने चक्रा हाथ घुमाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह साबित करना चाहता है कि वह सासुके को हिट कर सकता है। लेकिन सासुके कुसानागी तलवार के साथ शांति से बार-बार करता रहा, नारुतो पर हमला करता रहा। हालांकि तलवार नारुतो की चक्रा आड़ को तोड़ नहीं सकती थी। प्रत्येक छोटे बिजली के झटके में सुन्न करने वाला प्रभाव था जो नारुतो की नसों को चुभ रहा था। चाहे नारुतो के हमले कितने भी तेज और अप्रत्याशित हों, चाहे उसने कितनी भी चालें बनाई हों, सासुके फिर भी उन्हें अजीब फुर्ती के साथ टाल देता। उसकी सहजता ने केवल नारुतो का गुस्सा बढ़ाया। सासुके ने कुसानागी तलवार को हल्का उठाया और एक क्षैतिज वार से नारुतो के चक्रा हाथ को आसानी से काट दिया। फिर तलवार का उपयोग करके नारुतो के मुक्के को रोका। सासुके घुमा और कई फॉलोअप हमलों से बचा। नारुतो के लिए सासुके का व्यवहार ऐसा लग रहा था कि यह पूरी लड़ाई केवल एक खेल थी। नारुतो ने सब कुछ जारी किया, फिर भी सासुके इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि सासुके शुरू से ही पूरी तरह शामिल नहीं था। जितना ये होता गया, नारुतो का क्रोध और बढ़ता गया। क्यों तुम कोनोहा छोड़ गए? क्यों तुम इतने मजबूत हो? धत, मैंने पहले ही इस तरह की शक्ति को महारत हासिल कर ली है। क्या मैं हमेशा कमजोर रहूंगा, हमेशा सबको निराश करता रहूंगा? नारुतो की आंखें धीरे-धीरे लाल हो गईं। ये बिल्कुल वही प्रतिक्रिया थी जो सासुके चाहता था। अपना गुस्सा निकालो, नौ पूंछ की चक्रा को बेकाबू होने दो। सासुके आग में घी डालने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल बिजली अचानक गायब हो गई। नारुतो का हमला सासुके की ओर बढ़ा। दोनों ओर से दो विशाल चक्रा हाथ सासुके पर गिर रहे थे। संपर्क बनाने से पहले ही सासुके ने चेहरे पर जोरदार हवा का दबाव महसूस किया। जब नारुतो ने देखा कि सासुके के चारों ओर की बिजली गायब हो गई, वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि सासुके क्या करने वाला है। वूश, नारुतो के चक्रा हाथ सासुके को मारने वाले थे। अचानक नारुतो ने सासुके की सांस पर ध्यान दिया। यह अजीब सांस असामान्य लग रही थी। उसी समय सासुके अचानक ऊपर देखा। उसने तेजी से अपने कमर से कुसानागी तलवार निकाल ली। थंडर की सांस, पहला रूप, थंडरबोल्ट फ्लैश दैवीय गति। ये चाल थंडर की सांस के पहले रूप में सबसे शक्तिशाली वार है। गति चरम तीव्र है और इस हमले की ताकत भी उतनी ही अद्भुत है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव गंभीर हैं। इसे लगातार 2 बार से अधिक उपयोग करने पर सासुके के पैर स्थायी रूप से घायल हो सकते हैं। उस क्षण नारुतो की चालें सासुके के लिए लगभग अस्तित्वहीन लग रही थी। जैसे समय ठहर गया हो। कुसानागी तलवार बिजली से भरपूर तुरंत नारुतो की आंखों के सामने प्रकट हुई। बिजली चमकती तलवार को देखकर नारुतो की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। अगले ही पल तलवार ने उसके सीने पर जोरदार वार किया, बाएं कंधे से दाईं पसलियों तक काटते हुए। सासुके का आकार नारुतो के पास से गुजर गया। सासुके की पिछली स्थिति से एक बिजली की रेखा फटी जो पूरी तरह नारुतो के पीछे तक फैली। क्रैक, जैसे ही बिजली गर्जना की, सासुके रुका और धीरे-धीरे कुसानागी तलवार को म्यान में डाल दिया। नारुतो वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, यह महसूस करते हुए कि उसका हमला पूरी तरह चूक गया। उसने नीचे देखा, सिर में तेज दर्द उठा और एक लाल खून का निशान दिखाई दिया। हालांकि घाव गहरा नहीं था, 9 पूंछ की चक्रा के कारण ये जल्दी ठीक हो रहा था। फिर भी इस वार ने नारुतो पर फिर से गहरा प्रभाव डाला। ये कैसे हो सकता है? पास में जिराया जो लड़ाई देख रहे थे उतने ही चकित थे। क्या ये वर्जित तकनीक है, थंडर की सांस? ये पिछली बार से भी तेज है। अगर जिराया ने पहले सोचा कि पहली बार 8 दरवाजे की वर्जित जुत्सु के समान था, अब उन्हें लग रहा था कि थंडर की सांस आखिरकार सासुके के हाथों में 8 दरवाजों से भी आगे जा सकती है। नहीं, मैं नारुतो को अकेले सासुके का सामना नहीं करने दे सकता। जिराया का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है तनु, यहाँ चैप्टर 137 कंप्लीट रैम्पेज का पूरा हिंदी में शब्दशः अनुवाद नाम सहित प्रस्तुत है। अध्याय 137 पूर्ण प्रलय। बस नारुतो को सासुके के सामने अकेला छोड़ देना। अगर सासुके नारुतो के खिलाफ निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है तो परिणाम अंत में। इस सोच के साथ जिराया ने हल्की सांस छोड़ी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें एक उचित बच्चे द्वारा इस सीमा तक धकेला जाएगा। अब जिराया अपनी खुद की चोटों की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की। उन्होंने स्थिर खड़े होकर चारों ओर की प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। जिराया सेन मोड में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। उस समय सासुके ने कुछ असामान्य महसूस किया, लेकिन ध्यानपूर्वक देखने का समय नहीं था। चोटिल नारुतो का क्रोध और बढ़ गया और उसके हमले और भी तीव्र हो गए। बूम बूम बूम, 4 विशाल चक्रा हाथ बड़े-बड़े भुजाओं में बदल गए। मुट्ठियां कसकर जमीन पर जोर से मारने लगी। भारी तोपखाने की तरह उन्होंने लगातार क्षेत्र पर बमबारी की। सासुके तुरंत अपनी बिजली तेज चालों को सक्रिय किया, नारुतो के हमलों के अंतराल में चक्कर लगाते हुए। घना धुआं उठता रहा, बार-बार सासुके की आकृति को निगलते हुए। फिर भी सासुके ने कोई डर नहीं दिखाया, लगातार चमकते और नारुतो के वारों से बचते रहे। साथ ही वह तेजी से नारुतो के करीब बढ़ रहे थे। नारुतो के पास पहुंचते ही नारुतो के हमले और भी भयंकर हो गए। मुक्कों की बारिश सासुके पर लगातार गिर रही थी और एक पल में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत मुक्कों की छायाएं उस पर झड़ रही हों। सासुके के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान आई। ऐसे भयानक हमले आम व्यक्ति की आंखों में खामियों से भरे हुए थे। क्या तुम मुझे इसे हराने की उम्मीद करते हो? सासुके ने तुरंत सबसे अच्छा मार्ग खोजा। उसका शरीर पत्ते की तरह हवा में हिल गया। हल्की चाल के साथ उसने नारुतो के हमले से बचा, फिर तेजी से नारुतो के सीने पर वार किया। इस बार भले ही कुसानागी तलवार बिजली रिलीज से ढकी थी, यह अभी भी नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा रक्षा को तोड़ नहीं सकती थी। बिजली रिलीज द्वारा प्रदान की गई शक्ति थंडर की सांस की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन प्रभाव समान था। यानी नारुतो पर वार का असर मजबूत था। सासुके ने उसे आसानी से फिर से मारा, हालांकि नारुतो को चोट नहीं लगी। अगर 9 पूंछ की चक्रा सुरक्षा न होती तो नारुतो शायद सासुके द्वारा अनगिनत बार काटा जा चुका होता। हर बार जब सासुके ने वार किया, नारुतो का रिजेंट, क्रोध और हताशा और बढ़ा। परिणाम स्वरूप नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा का रंग और भी गहरा हो गया। बहुत जल्द वह पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अगर यह स्थिति जारी रही तो नारुतो जल्द ही पूरी तरह प्रलयकारी हो जाएगा। फिर भी ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ कमी थी। इस समय नारुतो क्रोध में चक्रा को तीव्रता से जारी कर रहा था और उसके हाथ में रासेंगन प्रकट हुआ। बहुत अधिक चक्रा जमा होने के कारण रासेंगन तेजी से बढ़ रहा था। नारुतो की आंखें सासुके पर टिकी हुई थीं। सासुके, नारुतो को इस तरह देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मौत तक लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो ठीक है। सासुके ने हल्का सांस लिया। नारुतो, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? क्या? नारुतो एक पल के लिए ठहरा। तैयार? किसके लिए तैयार? सासुके मुस्कुराया। तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, मेरी ये तकनीक। सासुके ने अपना हाथ उठाया और बिजली तेजी से उसकी बांह से बहने लगी। फिर यह उसके शरीर में फैल गई। ये तकनीक, बिजली रिलीज, थंडर क्लैप। नारुतो बेशक जानता था। टीम 7 का साथी होने के नाते नारुतो सासुके की तकनीकों को कैसे न जानता। न केवल वह जानता था बल्कि उसे वे पूरी तरह याद भी थी। मेरी तकनीक, इसके 2 रूप हैं। एक है इलेक्ट्रिक फ्लैश जिसमें केवल गति का प्रभाव है और मैं इसे स्वयं नियंत्रित कर सकता हूं। सासुके की बात सुनते ही नारुतो की आंखों में समझ की चमक झलकी।
दूसरा रूप है गेले थंडर, एक स्थिति जहां मुझे स्वयं नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में मैं जो करता हूं उसे मैं स्वयं भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर नारुतो ने हल्की जोर से दांत ग्रिंड किए। तो फिर लाओ सासुके, इस बार मैं इसे चूनिन परीक्षा जैसी नहीं होने दूंगा। इस बार मैं जीतूंगा। जैसे ही नारुतो ने कहा उसके हाथ में रासेंगन और भी बड़ा हो गया, अब लगभग उसकी खुद की ऊंचाई के बराबर। इतना विशाल रासेंगन अगर लगा तो शायद सासुके भी तुरंत धराशायी हो जाता। गेले थंडर, क्रैक, गर्जन ध्वनि के साथ सासुके के शरीर से लगातार बिजली चमकी। एक ही पल में सासुके की हेयर स्टाइल भी बिजली जैसी दिखाई देने लगी। एक झपकी में सासुके की आकृति अचानक गायब हो गई। वह सीधे नारुतो के सामने प्रकट हुआ। एक मुक्का, बिजली तेज मुके और लातें नारुतो पर बारिश की तरह बरसने लगी। हालांकि सासुके के हमले नारुतो को चोट नहीं पहुंचा सके। सासुके के उग्र हमले के तहत नारुतो के रासेंगन में चक्रा बाधित हो गई और केवल एक पल में बूम, यह विस्फोट हो गया। नारुतो तुरंत अपने ही हमले में गिर गया। साथ ही सासुके लगभग तुरंत हमले की सीमा के बाहर प्रकट हुआ। उसने गेले थंडर मोड को निष्क्रिय किया। विस्फोटित चक्रा से बनी भयानक आग को देखकर सासुके ने सिर हिलाया। ये पर्याप्त होना चाहिए। अगर नारुतो पहले अपनी चेतना बनाए रख पाता तो शायद अब वह नहीं कर पाए। आग में झूलते हुए नारुतो का क्रोध हिंसक रूप से फूट रहा था। क्यों यह इतना आसान है? सासुके, तुम बूम, नारुतो के पीछे एक नई चक्रा पूंछ उभरी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नारुतो की पूंछ वाले राक्षस की चक्रा चमक लाल खून जैसी हो गई थी। वह चार पूंछ वाले रूप में बदल गया। नारुतो पूरी तरह बेकाबू हो गया। हिंसक चक्रा तरंगों की लहर क्षेत्र में फैल गई। सासुके ने देखा कि उसके सामने की आग धीरे-धीरे शांत हो रही है। हिंसक चक्रा तरंग महसूस की। अंत में ये हो गया। अब ये जिराया पर निर्भर था कि वह इस अराजकता को संभाले। उम्मीद थी कि जिराया की वर्तमान स्थिति नारुतो को उसके चार पूंछ वाले रूप में दबा पाए। अन्यथा सोचते हुए अचानक ठंडक महसूस हुई और सासुके ने स्वाभाविक रूप से एक तरफ छलांग लगाई। अगले पल गर्जन की आवाज गूंज उठी। सासुके का चेहरा तुरंत पीला हो गया। एक रासेंगन सटीक रूप से सासुके के कंधे पर लगी। भयानक शक्ति ने तुरंत सासुके के कंधे को चीर दिया। बूम, सासुके का शरीर उड़ गया। जमीन पर लुढ़कते हुए उसके पीछे लंबा खून का निशान छोड़ गया। रासेंगन से प्रहारित सासुके लगभग तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस व्यक्ति की ओर देखते हुए जिसने अभी उसे अचानक हमला किया था। दंतकथात्मक तीन निंजा ऐसे नीच छूटे प्रहार करते हैं। जिराया ने सासुके की ताने की परवाह नहीं की जब उन्होंने जबरदस्ती से मोड़ सक्रिय किया। उनका शरीर और अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता था। निंजाओं के बीच की लड़ाइयां हमेशा ऐसी होती हैं। मैं कोई सामुराई नहीं हूं। सासुके उचिहा कोनोहा वापस आओ, नहीं तो मर जाओगे। ये सुनकर सासुके ने हल्की मुस्कान दी। मरूं, पहले पीछे देखो। जैसे ही उसने कहा, लाल चक्रा तरंग जिराया की दिशा में फैल गई। चैप्टर 138 पीछे से होने वाले जबरदस्त चक्र के उतार चढ़ाव फैल गए। अब जिराया आखिरकार समझ गया कि वह अजीब क्यों महसूस कर रहा था। उसने धीरे-धीरे अपना सिर घुमाया। जब उसने पीछे के दृश्य को देखा, उसी क्षण जिराया का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसका पूरा चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। इस समय नारुतो, जिसका शरीर लाल चक्र से चमक रहा था, गुस्से से जिराया की ओर घूर रहा था। सेंजुत्सु चक्र रखने वाले जिराया अब नारुतो की आंखों में सबसे खतरनाक अस्तित्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। उसका प्राथमिक लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जिराया बन गया। पीछे खड़ा सासुके अपनी बाईं कंधे की ओर नजर डालता है। पिछला रासेंगन उसे सीधे लगा था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यह ऐसा था जैसे उसके जीवन का आधा हिस्सा छीन लिया गया हो। हालांकि अब सासुके वास्तव में जिराया से हिसाब चुकाना चाहता था और इसे और देर तक टालना अनावश्यक परेशानी पैदा कर सकता था। शुभकामनाएं जिराया, उम्मीद है कि तुम बरसक जिनचुरी के हाथों नहीं मरोगे, वरना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सासुके की आवाज सुनकर जिराया बेहद परेशान महसूस कर रहे थे। सासुके ने वास्तव में नारुतो को बरसक मोड में धकेल दिया था और वह भी इस समय पर। अन्यथा वह सासुके के साथ मिलकर नारुतो को आसानी से काबू कर सकते थे। उस समय सासुके को पकड़ना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि नारुतो अभी बरसक हो जाएगा। सासुके उचिहा, ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुमने सच में नारुतो को बरसक कर दिया। क्या तुम जानते हो कि अगर यह जारी रहा तो नारुतो? सासुके ने ठंडी नजर से जिराया को देखा। नारुतो को क्या होता है ये तुम्हारी चिंता होनी चाहिए और अगली बार जब हम मिलेंगे जिराया, मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दूंगा। इसके साथ ही बिजली तुरंत फट पड़ी। सासुके तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में गायब हो गया। सासुके के जाने की दिशा को देखकर जिराया क्रोधित हो गए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वह केवल सासुके को भागते हुए देख सकते थे और अब उनकी मुख्य समस्या थी बरसक नारुतो को कैसे काबू में किया जाए। जिराया की माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें दिखाई दी। उन्हें यकीन नहीं था कि वह बरसक नारुतो को काबू में कर पाएंगे। आखिरकार ये 9 पूंछ वाला जिंचुरी की था और उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे फुकासाकु और शिमा सामा को बुलाने का तरीका निकालना होगा, अन्यथा मेरी वर्तमान ताकत पर भरोसा करना मुश्किल होगा कि मैं नारुतो को काबू में कर पाऊं। उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगली काटी और जमीन पर जोर से मार दिया। समनिंग जुत्सु, धमाका, एक विशाल सफेद धुआं फैल गया। उसी क्षण सासुके, जो पहले ही जा चुका था, दूर सफेद धुएं की ओर देखा। समनिंग समन बीस्ट, हाँ जिराया, याद रखो मैं उस वार का बदला जरूर लूंगा। सासुके की वर्तमान स्थिति अच्छी से बहुत दूर थी। रासेंगन से मारा गया। अगर वह आखिरी पल में फटकार से बच नहीं पाता तो शायद अब वह मर चुका होता। भारी चोटिल स्थिति में सासुके ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे। वह केवल दूरी बढ़ाने और साउंड निंजा विलेज की ओर जाने की कोशिश कर सकते थे। फिर वह कहीं सही से आराम कर पाएंगे। जल्दी वापस जाना अब असंभव लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गति बिजली जैसी प्रभावशाली थी। कुछ मिनटों तक दौड़ने के बाद सासुके को ओरोचिमारू का कोई सुराग नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि ओरोचिमारू किस दिशा में गया था, लेकिन अंतिम गंतव्य वही होगा। सासुके ने अपने लाइटनिंग रिलीज शुनशिन को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया। उसने आराम करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढी और अपनी चोटों का इलाज किया। रासेंगन ने सासुके के बाईं कंधे की हड्डी को तोड़ दिया था और मांस आसानी से फट गया था। अब तक टिकना पहले ही उसकी सीमा थी। पूरी रात आराम करने के बाद अगले सुबह सासुके ने प्रस्थान किया। उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं बेहतर था। हालांकि उसकी चोटें पूरी तरह से नहीं भरी थी, लेकिन कम से कम उसका मानसिक स्थिति काफी सुधरी थी। साउंड निंजा विलेज लौटकर सासुके ओरोचिमारू के बेस में वापस गया। ओरोचिमारू पहले ही लौट चुके थे। जो लोग सासुके का स्वागत कर रहे थे वे थे 4 साउंड निंजा। वे सासुके को थोड़ी अलग अभिव्यक्तियों के साथ देख रहे थे। लॉर्ड सासुके, लॉर्ड ओरोचिमारू ने मुझे ये बताने का निर्देश दिया कि आपके लौटने के बाद सुनारे साने में से एक पहले ही किमिमारो का इलाज शुरू कर चुकी हैं। साथ ही जब सुनारे किमिमारो का इलाज खत्म कर लें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए मुश्किल न बनाएं और इस महिला को जाने दें। हम पहला हिस्सा आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन सासुके थोड़ा हैरान थे। ओरोचिमारू क्या कर रहा है? वह क्यों चाहते थे कि वह सुनारे को जाने दें? सुनारे किमिमारो का इलाज कर रही थी, लेकिन ओरोचिमारू का खुद का क्या? क्या उसने नहीं चाहा था कि सुनारे उसके हाथों की जांच करें? सासुके को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने पहले ओरोचिमारू से मिलने का निर्णय लिया। स्थान पूछने के बाद सासुके एक निश्चित प्रयोगशाला में पहुंचा। इसे प्रयोगशाला कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ उपकरणों से भरा कमरा था, प्रयोग के लिए नहीं। जब उसने दरवाजा खोला, सासुके ने सबसे पहले देखा कि ओरोचिमारू एक कुर्सी पर पीठ दिखाकर बैठे हैं। कमरे का पूरा माहौल अजीब लग रहा था। क्या हो रहा है? सासुके का पहला सवाल सीधे मुद्दे पर गया। हालांकि ओरोचिमारू उठे नहीं। तुम्हारे लौटने पर अच्छा लगा सासुके कुन, मैं बस अकेले आराम करना चाहता हूं। कृपया मुझे परेशान न करो। सासुके, जो कुछ सवाल करने का इरादा रखते थे, रुक गए। ओरोचिमारू ऐसा क्यों लग रहे थे जैसे उन्होंने जीवन की सारी उम्मीद खो दी हो। उनकी आवाज में निराशा थी, लगभग मौत जैसी। क्या हो रहा था? हैरान होकर सासुके ने ओरोचिमारू की तरफ देखा। चूंकि दूसरे को परेशान नहीं होना था, उन्होंने बाहर जाने का निर्णय लिया। सासुके प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। उसी समय ओरोचिमारू अपने हाथों को देख रहे थे। हिरोजन सेंसेई, तुमने मुझे फिर से नष्ट कर दिया। मेरे हाथों को सील करके तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया। ऐसा लग रहा था कि इस समय ओरोचिमारू ने महसूस किया कि भले ही वह सुनारे से इलाज कराएं, यह कोई फर्क नहीं डालेगा। समस्या उनके शरीर में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में थी। हिरोजन सारुतोबी द्वारा ली गई आत्मा ने ओरोचिमारू को अपने हाथों का उपयोग करने से रोक दिया। जब तक वह खोई हुई आत्मा को वापस पाने का तरीका नहीं ढूंढ सकते। लेकिन ओरोचिमारू अच्छी तरह जानते थे कि रीपर डेथ सील क्या था। अचानक उन्होंने पूरी उम्मीद खो दी। सभी वर्षों का काम बेकार हो गया। सबसे अच्छे संभव वेसल के बावजूद अपने शरीर को बदलना व्यर्थ होगा। उनके हाथ कभी भी ठीक नहीं होंगे। नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 139 सुनारे की जांच सुनज डायग्नोसिस। प्रयोगशाला छोड़ने के बाद सासुके ने पीछे देखा। ओरोचिमारू, क्या उसने समझ लिया कि उसके हाथ ठीक नहीं हो सकते? लेकिन वह कुछ हद तक परेशान लग रहा है। सासुके कुछ भ्रमित था, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या वह ज्यादा सोच रहा है। ओरोचिमारू भी एक निंजा है। अगर किसी निंजा के हाथ यानी हाथ जो हस्त मुद्राओं के लिए जरूरी है काम न कर सके तो वह परेशान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आखिरकार ओरोचिमारू की प्रतिक्रिया सामान्य लगती है। शायद सासुके इस वजह से भ्रमित हुआ क्योंकि मूल कहानी में ओरोचिमारू हमेशा ठंडा और भावहीन दिखाई देता था, कभी भी अन्य भाव नहीं दिखाता। इसी कारण सासुके ओरोचिमारू के व्यवहार को देखकर पल भर के लिए भ्रमित हो गया। लेकिन अब सोचने पर यह समझ में आता है कि अगर ओरोचिमारू को पता चल जाए कि उसके हाथ ठीक नहीं हो सकते तो वह परेशान महसूस करेगा। रुको, ओरोचिमारू को कैसे पता चला कि उसके हाथ ठीक नहीं हो सकते? क्या उसने सुनारे से जांच करवाई थी? लेकिन अगर सुनारे ने जांच की होती तो उसे अभी किमिमारो का इलाज नहीं करना चाहिए था। फिर सुनारे ऐसा क्यों कर रही थी? इस विचार के साथ सासुके तुरंत किमिमारो के कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा पहुंचते ही जैसे ही सासुके ने उसे खोला, उसने देखा कि सुनारे व्यस्त हैं।
सोनारी ने भौहें चढ़ाईं और सासुके की ओर देखा। बाहर, ये सर्जरी का समय है, कोई भी बीच में नहीं आ सकता। सासुके ने सोनारी पर जल्दी नजर डाली, ये पुष्टि करते हुए कि वह वास्तव में किमिमारू का इलाज कर रही हैं और अपने सवालों का जवाब न पाकर वह पीछे हट गए। अगर सोनारी ने ओरोचिमारू के हाथों की जांच की होती तो उसे पता होना चाहिए कि ओरोचिमारू एनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए ओरोचिमारू द्वारा सोनारी को दी गई धमकियां अप्रासंगिक होनी चाहिए। तो फिर भी सोनारी किमिमारू का इलाज क्यों कर रही हैं? सासुके स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इसके पीछे का कारण स्वाभाविक रूप से ओरोचिमारू का था। सोनारी और ओरोचिमारू जब रात भर साउंड विलेज लौटे तो शुरू में सोनारी बेहद गुस्से में थी। बलपूर्वक ले जाया जाना ऐसा कैसे सह सकती हैं वह, जो लीजेंडरी सानिन में से एक है। लेकिन ओरोचिमारू ने इसका अनुमान लगाया था और किमिमारू की स्थिति समझाई, बताते हुए कि सासुके उसे बचाने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। ओरोचिमारू के शब्दों से प्रभावित होकर अंत में सोनारी ने उस गरीब व्यक्ति की जांच करने का निर्णय लिया, आंशिक रूप से ओरोचिमारू के साथ पुराने संबंध के कारण। काव्या कुल के अंतिम सदस्य के रूप में किमिमारू का भाग्य उसके साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। ओरोचिमारू ने किमिमारू का वर्णन विशेष शब्दों में किया, ये बताते हुए कि वह और किमिमारू दोनों अपने कुल के अंतिम सदस्य हैं, जैसे सासुके उचिहा कुल का अंतिम सदस्य है। जब दोनों मिले तो उनके बीच एक अनकहा समझ बन गई, एक साझा भावना। सोनारी ने इससे सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन सासुके ये कभी नहीं जान पाएंगे। अपने कमरे में सासुके का पीछा हाकू कर रहा था। सासुके सामा, मैंने देखा कि आप घायल हैं और पट्टी ठीक से नहीं लगी है, मुझे इसे फिर से लपेटने दें। सासुके ने इनकार नहीं किया, उसकी अपनी पट्टी बांधने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी। सासुके के शरीर पर घावों को देखकर हाकू थोड़ा हैरान था। ये चोट कम से कम आधे महीने में ठीक होगी और इतना समय न मिले तो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। हाकू ने सावधानीपूर्वक सासुके की पट्टी बांधी और अभी उसे सुरक्षित करने वाला था। तभी दरवाजा खुला, सिर्फ पट्टी बांधने से घाव ठीक नहीं होगा, मैं इसे करूंगी, ऐसा कहते हुए सोनारी अंदर आई। सासुके सोनारी से सतर्क रहे और उन्हें सावधानीपूर्वक देखा। सोनारी ने हाकू के हाथों से चिकित्सा उपकरण ले लिए और हाकू द्वारा लगाई गई पट्टियां हटा दी। फिर उसने घाव की ओर देखा। स्पाइलिंग विंड, क्या तुमने जिराया से लड़ाई की? ये सुनकर सासुके ने भौहें तानी। क्या इसलिए आप मेरा इलाज कर रही हैं? सोनारी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने मेडिकल निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सासुके के घाव को थोड़ी तेजी से ठीक करना शुरू किया। इस कदम से सासुके की रिकवरी की गति काफी बढ़ जाएगी। इतना न घबराओ बच्चे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैंने पहले ही उस छोटे बच्चे का इलाज किया है। ये सुनकर सासुके ने सिर घुमाया। किमिमारू का क्या? इसका जिक्र होते ही सोनारी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर कुछ भी हो तो बस कह दो। अगर सोनारी भी मदद नहीं कर सकती थी तो सासुके बिल्कुल टॉलेस होंगे। अब तक मैं केवल ये कह सकती हूँ कि उस बच्चे की स्थिति स्थिर कर दी है, लेकिन उसकी समस्या 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होगी। शापित रक्तवंश रोग, इसका कोई इलाज नहीं। जब तक आप उसके रक्तवंश की शक्तियों को त्याग न दें, लेकिन ऐसा करना उसे मारने के बराबर होगा। जैसा कि उम्मीद थी, यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर सोनारी भी ऐसा कह रही हैं, तो लगता है कि सच में किमिमारू को बचाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप उसे बचाना जारी रखना चाहते हैं तो हर दिन उसे चक्र देना होगा, अन्यथा एक दिन उसकी खपत उसकी रिकवरी से आगे निकल जाएगी और वह फिर भी मर जाएगा। हर दिन चक्र देना। किमिमारू की स्थिति इतनी गंभीर थी, सासुके ने सांस छोड़ी। जैसे ही सोनारी उसके इलाज के अंत के करीब थी, सासुके को अचानक कुछ याद आया। रुको, आपने अभी कहा अगर आप उसे हर दिन चक्र नहीं देंगे तो वह मर जाएगा, है ना? सोनारी ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। शिकोत्सुमिया किरिगाकुरे के काव्या कुल की रक्तवंश क्षमता, उनके कुल के सदस्य आमतौर पर मजबूत शरीर और शक्तिशाली युद्ध कौशल रखते हैं, और किमिमारू उनके सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वह अपने शरीर की हड्डियों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। हड्डियों से जुड़ी किसी भी चीज को वह नियंत्रित कर सकता है। इससे उसका शरीर रिकवरी स्पीड के साथ तालमेल नहीं रख पाता, क्योंकि शिकोत्सुमिया को लगातार उसकी शक्ति का उपभोग करता है। जितना अधिक वह अपने रक्तवंश की शक्ति का उपयोग करेगा, उतना ही कमजोर होगा और अंततः मर जाएगा। उसे बचाने के लिए आपको हर दिन उसे अतिरिक्त चक्र देना होगा, लेकिन केवल तभी जब वह अपनी रक्तवंश क्षमता का उपयोग न करे। हर दिन चक्र देना, और केवल तभी जब वह अपनी रक्तवंश क्षमता का उपयोग न करे। दूसरे शब्दों में, अगर वह अपनी रक्तवंश क्षमता का उपयोग करता है तो उसे और भी अधिक चक्र की आवश्यकता होगी। इसे हर दिन करना स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं था और किमिमारू अपनी युद्ध क्षमताओं को छोड़ नहीं सकता, अन्यथा वह ओरोचिमारू के लिए बेकार हो जाएगा। तो किमिमारू को अपनी कमजोर शरीर शक्ति की भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में चक्र चाहिए थी। अगर हम किमिमारू को जिनचुरी बना दें, क्या ये समस्या हल नहीं कर देगा? शायद इसे आजमाना लायक है। पूंछ वाले 20 का चक्र उसकी हीलिंग क्षमताओं को बढ़ा सकता है और शिकोत्सुमिया में पहले से ही अपनी हीलिंग शक्ति है। अगर दोनों को सफलतापूर्वक मिलाया जाए तो किमिमारू और भी भयानक निंजा बन जाएगा। नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 140 मोहरों की किताब का खुलना, द बुक ऑफ सीजन सील। किमिमारू की स्थिति अब कैसी है? सासुके ने पूछा। सोनारी ने उत्तर दिया, अब वह ठीक है, उसे बस थोड़ा आराम चाहिए और वह जल्दी ही जाग जाएगा। लेकिन मेरी सबसे अच्छी सलाह यह है कि आप उसे आगे अपने केकी जिंकाई का उपयोग करने से रोकें। ये सुनकर सासुके ने सिर हिलाया। जैसे ही सोनारी खड़ी हुई, उन्होंने सासुके का इलाज भी पूरा कर लिया। जिराया और बाकी लोग कैसे हैं? ये सुनकर सासुके ने ताना मारा। मुझे नहीं पता, जब मैं गया नारुतो बरसक हो गया था। जिराया को उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ी होगी, क्योंकि नारुतो 9 पूंछ वाला जिंचुरी की है। जहां तक ये सवाल है कि वह सफल हुआ या नहीं, मुझे यकीन नहीं है। सोनारी ने भौहें चढ़ाईं। एक जिंचुरी की बरसक हो गया और जिराया उसे काबू में करने जा रहे हैं। कुछ तो सही नहीं लग रहा था। सोनारी ने महसूस किया कि इसके पीछे शायद वही छोटा बच्चा था जो उसके सामने था, जिसने जानबूझकर नारुतो को बरसक स्थिति में धकेला था। फिर शायद उसने योजना बनाई थी कि जिराया उस बरसक जिंचुरी को रोकने की कोशिश करें और साथ ही इसका उपयोग खुद के भागने के अवसर के रूप में करे। इस विचार के साथ सोनारी की नजर ठंडी हो गई जब उसने सासुके की ओर देखा। सासुके उचिहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सीधे जा सकते थे। जिराया का शरीर इस हालत में है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। 9 पूंछ को काबू में करना शायद उन्हें मार भी सकता है। तो क्या? सासुके ने ठंडे अंदाज में उत्तर दिया। यदि जिराया मर भी गए तो उसका उसे बहुत कम लेना देना था। साथ ही यह आदमी पहले या बाद में मरने वाला था, चाहे अब या भविष्य में। उचिहा कुल के लोग सभी बंटवारे वाले हैं, है ना? सोनारी ने ठंडी हंसी दी और जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह जा रही थी, उन्होंने जोड़ा, अब मैं जा सकती हूँ, है ना? अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो और कोशिश करो। इस बार जो भी तुम करने की योजना बनाओगे, मैं अंत तक रहूंगी। सासुके नहीं चाहते थे कि सोनारी यहाँ रहें। वह उसकी मेडिकल निंजुत्सु में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन ओरोचिमारू के शब्दों ने उन्हें इसे फिर से सोचने पर मजबूर किया। एक लीजेंडरी सानिन के रूप में सोनारी संभवतः हिडन लीफ लॉर्ड होकागे का पद संभालेंगी, जैसा कि मूल कहानी में था। जहां तक जिराया की बात है, सासुके नहीं जानते थे कि क्या उन्होंने नारुतो को काबू में कर लिया। भले ही उन्होंने नारुतो की बरसक स्थिति को काबू में कर लिया हो, जिराया की हालत अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भले ही जिराया बच भी जाएं, वे गंभीर रूप से घायल होंगे। कोनोहा के वर्तमान 5वें होकागे का अभी तक पता नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में जिराया पद संभालने में सक्षम नहीं होंगे और संभवतः दांजो होकागे का पद हथियाएंगे। सासुके यह नहीं देखना चाहते थे। ये सोचकर सासुके ने सोनारी की ओर देखा। अब तुम जा सकती हो। सोनारी ने उम्मीद नहीं की थी कि सासुके इतने ठंडे होंगे। वह छोटा बच्चा कभी मेरे हाथों में नहीं आए। एक फुफकार के साथ सोनारी चली गई। सासुके कमरे में खड़े थे और उनकी नजर कोने में रखी मोहरों की किताब बुक ऑफ सील्स पर पड़ी। ऐसा लगता है कि सोनारी ने पहले इसे नोट नहीं किया था। सासुके ने अपने घावों की ओर देखा। अभी भी बहुत लापरवाह नहीं, ये कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अपनी ताकत बढ़ाना अब सासुके की प्राथमिकता बन गई थी। किमिमारू अस्थायी रूप से सुरक्षित था और उसे जिंचुरी की बनाने का तरीका ढूंढना कुछ समय के लिए इंतजार कर सकता था। उसके केकी जिंकाई रोग को जल्दी ठीक करने की कोई जरूरत नहीं थी। किमिमारू ठीक हो गया था। जब तक वह जानबूझकर शक्तिशाली निंजा से मुकाबला नहीं करेगा, वह ठीक रहेगा। जब सासुके अपनी ताकत बढ़ा लेंगे तो वह किमिमारू को एक टेल बीस पकड़ने और जिंचुरी की बनने में मदद कर सकते थे। ये पूरी तरह से किमिमारू को बदल देगा। एक जिंचुरी की शक्ति और शिकोत्सुमिया के साथ सासुके कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किमिमारू कितना शक्तिशाली बन सकता है। मोहरों की किताब निकालो और सीधे मोहर खोल दो। सासुके के सामने पहली तकनीक थी मल्टी शैडो क्लोन जत्सु। ये निश्चित तकनीक शायद मोहरों की किताब में सबसे हल्की तकनीक है। हालांकि ये सबसे हल्की तकनीक है, इसका वास्तविक प्रभाव अभी भी काफी भयानक है। यदि कोई सावधान नहीं रहा तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। ये तकनीक मेरी बहुत मदद नहीं करती। सासुके का चक्र इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह क्लोन का उपयोग प्रशिक्षण या किसी अन्य चीज के लिए कर सके। युद्ध तो और भी कम संभावना थी। जितने अधिक क्लोन बनाए जाएंगे, चक्र छोटे हिस्सों में विभाजित होगा। उपयोगकर्ता के लिए बेहतर है कि वह अधिक चक्र वाला राक्षस बने, अन्यथा चाहे कितने भी क्लोन बनाए जाएं, इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। वह आगे देखने लगा। मोहरों की किताब वास्तव में निश्चित तकनीकों को दर्ज करती है, लेकिन ये केवल निश्चित तकनीकों तक सीमित नहीं है। यहाँ बहुत सी तकनीकें दूसरे होकागे, तोबिरामा सेंजू की भी हैं। आखिरकार निंजुत्सु अनुसंधान पसंद करने वाले तोबिरामा के लिए उनकी अपनी तकनीकें भी काफी शक्तिशाली हैं।
वाटर स्टाइल, फिर भी वाटर स्टाइल। सासुके कुछ हद तक स्तब्ध था। उसने सोचा था कि मोहरों की किताब केवल निश्चित तकनीकें ही रखती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसमें तत्व एलिमेंटल तकनीकें भी होंगी। ठीक है, वाटर स्टाइल, ये तो अभी ठीक है। सासुके पहले ही पानी तत्व की नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में निपुण था। मोहरों की किताब लेकर सासुके सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर गया, जो ओरोचिमारू ने खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था। हालांकि यह एक भूमिगत स्थान था, फिर भी प्रशिक्षण मैदान में नाली के छेद थे। जब तक नाली के छेद हैं, ये ठीक था। सासुके ने पहली वाटर स्टाइल तकनीक देखी। ये दूसरे होकागे तोबिरामा सेंजू की वाटर स्टाइल तकनीक थी। वाटर स्टाइल टिल द वाटर बैरियर। इस वाटर स्टाइल तकनीक का बहुत अच्छा रक्षात्मक प्रभाव था। साथ ही इसे किसी भी स्थान पर जल्दी इस्तेमाल किया जा सकता था। सासुके ने जल्दी से देखा और इसे आजमाना शुरू किया। पहला प्रयास, उसने जो पानी छोड़ा वह बहुत मजबूत नहीं था, केवल इतना कि एक सामान्य फायर स्टाइल तकनीक को रोका जा सके। इस समय 4 साउंड निंजा शोर सुनकर वहां आए। वे थोड़ा हैरान थे कि सासुके वाटर स्टाइल सीख रहे थे। एक निंजा जो बिजली और आग दोनों में मजबूत हो, अचानक वाटर स्टाइल क्यों सीख रहा है? पानी स्टाइल का क्या उपयोग है? खासकर जब उन्होंने देखा कि सासुके ने केवल थोड़ी पानी छोड़ी, या शायद पौधों को पानी देने के लिए ठीक था, लेकिन युद्ध के लिए भूल जाओ। इस तरह की वाटर स्टाइल बस बहुत हास्यास्पद थी, लेकिन अगले ही क्षण सासुके ने इसे दूसरी बार छोड़ा। वाटर स्टाइल टिल द वाटर बैरियर। धमाका, पानी तुरंत बाढ़ की तरह फूट पड़ा और तुरंत ही प्रशिक्षण मैदान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गया। चारों ओर के नाली के छेद पूरी क्षमता पर काम कर रहे थे। 4 साउंड निंजा की आंखें तांबे की घंटियों जैसी चौड़ी हो गईं। यह पहले और अब में बदलाव क्या इतना बड़ा है? अभी उसने थोड़ी पानी छोड़ी थी और अब यह अचानक कैसे? चारों थोड़े भ्रमित थे और नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखते रहे, उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि राक्षस स्तर की प्रतिभा का क्या मतलब है। नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 141 वाटर स्टाइल ट्रेनिंग। वाटर स्टाइल ट्रेनिंग। नए जुत्सु को सीखने के लिए होस्ट को बधाई। वाटर स्टाइल टिल द वाटर वॉल शुरुआती। सासुके ने जुत्सु छोड़ना बंद किया और सिस्टम द्वारा प्रदर्शित प्रॉम्प्ट को देखा। ये स्तर केवल बुनियादी था। एक शुरुआती स्तर सासुके के मानक पर खरा नहीं उतरता। कम से कम उसे उन्नत दक्षता तक पहुंचने की जरूरत थी। जारी रखें। हैंड साइंस जुत्सु रिलीज पानी का प्रवाह। गूंजते हुए आवाजें प्रशिक्षण क्षेत्र में लगातार प्रतिध्वनित हो रही थी। हर बार जब सासुके जुत्सु छोड़ता, साउंड निंजा 4 पूरी तरह से हैरान रहते। नंगी आंखों से यह स्पष्ट था कि हर बार सासुके का जुत्सु रिलीज बेहतर हो रहा था। इस सुधार की गति इतनी तेज थी कि इसे स्वीकार करना लगभग असंभव था। शुरुआत में सासुके का जुत्सु रिलीज काफी अजीब था, लेकिन जैसे जैसे उसका कौशल बढ़ा, पलक झपकते ही सासुके का वाटर स्टाइल पहले से ही सुचारू रूप से छोड़ा जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि साउंड निंजा 4 ने देखा कि कैसे किसी व्यक्ति ने, जिसे वाटर स्टाइल की समझ नहीं थी, पलक झपकते ही वाटर स्टाइल मास्टर बन गया। सासुके को पानी बुलाते और शक्तिशाली जल स्तंभ बनाते देख, जो उसके सामने ब्लॉक बना रहे थे। इस तरह की रक्षा आसानी से अधिकांश फायर स्टाइल जुत्सुओं को रोक सकती थी। जहां तक वाटर स्टाइल की शक्ति की बात है, इसे 2 बिंदुओं से आंका जा सकता है। पानी की मात्रा, जितना अधिक पानी उतना अधिक शक्तिशाली जुत्सु। पानी के प्रवाह की गति, जितना तेज पानी बहता है उतनी बड़ी शक्ति। शुरुआत में पानी के बहाव की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन केवल 10 मिनट बाद सासुके ने दर्जनों वाटर स्टाइल जुत्सु छोड़े और सब कुछ बदल गया। धमाका, धमाका, धमाका। जब सासुके ने फिर से वाटर बॉल छोड़ा, तो पानी की गर्जना की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी गई। इस समय चारों पूरी तरह से स्तब्ध थे। ऐसी प्रतिभा क्या सच में इंसान में ये हो सकती है? किसी को जुत्सु की कोई जानकारी न होने से लेकर वाटर स्टाइल में मास्टरी तक पहुंचते देखना, और वह भी केवल कुछ ही मिनटों में। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड ओरोचिमारू इस व्यक्ति को इतना महत्व देते हैं। यह अद्भुत प्रतिभा वास्तव में केवल कुछ ही लोगों में होती है। वाटर स्टाइल टिल द वाटर बॉल मास्टरी। 10 मिनट से भी कम समय में शुरुआती स्तर से मास्टर तक। सुधार की गति निसंदेह तेज थी और लगातार वाटर स्टाइल जुत्सु छोड़ने के बाद सासुके ने केवल महसूस किया कि उसका लगभग 2 तिहाई चक्र खर्च हो गया था। उसके पास अभी भी लगभग 1 तिहाई शेष था। उसने पैर क्रॉस करके आराम किया, चक्र को परिष्कृत किया और अपने चक्र की रिकवरी को तेज किया। अभी भी कई वाटर स्टाइल जुत्सु सासुके के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह मोहरों की किताब दूसरे होकागे के सभी जुत्सु रिकॉर्ड करती है। अगले थे वाटर स्टाइल टिल द वाटर ड्रैगन बुलेट, वाटर स्टाइल टिल द वाटर सर्ज, वाटर स्टाइल टिल द वेव स्ट्राइक, वाटर स्टाइल टिल द वाटर कट वेव, वाटर स्टाइल टिल द हेवनली क्राई, वाटर स्टाइल टिल द ग्रेट एक्सप्लोसिव वाटर सर्ज। सासुके की प्रतिभा के बावजूद यह संभव नहीं था कि वह एक ही दिन में सभी वाटर स्टाइल जुत्सु मास्टर कर लें। वह इन्हें सीख सकता था, लेकिन सभी में मास्टरी तक पहुंचना मुश्किल होगा। अगर किसी को सासुके के विचारों का पता चलता, तो वे टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकते। एक सामान्य व्यक्ति को एक जुत्सु सीखने में कई दिन लगते हैं, और जितना शक्तिशाली जुत्सु सीखने में उतना लंबा समय, कभी-कभी 1 महीने में नए जुत्सु में मास्टरी पाना असाधारण प्रतिभा माना जाता। लेकिन सासुके केवल देखकर आसानी से उन्हें कर सकते थे। ऐसी प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय थी, और सासुके अभी भी सभी जुत्सु को बुनियादी स्तर की दक्षता तक मास्टर करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में सासुके उम्मीद कर रहे थे कि उनके जुत्सु कौशल केवल कुछ ही मिनटों में एक कुशल निंजा के बराबर होंगे, और उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। नए जुत्सु को मास्टर करने के लिए होस्ट को बधाई। वाटर स्टाइल टिल द वाटर ड्रैगन बुलेट शुरुआती। जुत्सु मास्टरी में लेवल अप करने के लिए बधाई। वाटर स्टाइल टिल द वाटर ड्रैगन बुलेट मास्टरी। साउंड निंजा 4। क्या उसने अभी एक और जुत्सु सीखा? ये सिर्फ सीखना नहीं है, उसने एक जुत्सु मास्टर किया और इसे असाधारण स्तर तक अपग्रेड किया, वह भी 10 मिनट से कम समय में। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि जुत्सु इतनी तेजी से सीखा जा सकता है। शायद ये प्रतिभाशाली और साधारण व्यक्ति के बीच का अंतर है। चारों अब सासुके को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। वाटर स्टाइल टिल द वाटर सर्ज शुरुआती। वाटर स्टाइल टिल द वाटर सर्ज मास्टरी। वाटर स्टाइल टिल द वेव स्ट्राइक शुरुआती मास्टरी। वाटर स्टाइल टिल द वाटर कट वेव शुरुआती मास्टरी। वाटर स्टाइल टिल द हेवनली क्राई शुरुआती मास्टरी। वाटर स्टाइल टिल द ग्रेट एक्सप्लोसिव वाटर सर्ज शुरुआती मास्टरी। लगातार 6 वाटर स्टाइल जुत्सु मास्टर करने के बाद सासुके ने महसूस किया कि वाटर स्टाइल में मास्टरी की उनकी गति बढ़ रही है। अगर जुत्सु छोड़ना पर्याप्त चक्र नहीं खाता, तो सासुके पानी का बहाव खत्म होने का इंतजार करके और चक्र रिकवर करके समय और भी कम कर सकते थे। शुरुआत में सासुके ने सोचा कि उनका चक्र काफी अच्छा है। अंततः उनका चक्र काकाशी से कई गुना अधिक था, लेकिन वाटर स्टाइल का उपयोग करने के बाद सासुके ने एक समस्या महसूस की। वाटर स्टाइल ने जितना चक्र खर्च किया, वह अनुमान से बहुत अधिक था। फायर स्टाइल या लाइटनिंग स्टाइल के विपरीत वाटर स्टाइल के लिए चक्र की खपत पूरी तरह अलग स्तर पर थी। पानी के बिना किसी क्षेत्र में वाटर स्टाइल जुत्सु छोड़ना प्रत्येक जुत्सु को करने के लिए लगभग दोगुना चक्र मानता। हालांकि वाटर स्टाइल जुत्सु विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं दिखते थे, उनकी शक्ति असाधारण थी। जब फायर स्टाइल और वाटर स्टाइल टकराते, इसमें कोई संदेह नहीं कि वाटर स्टाइल विजयी होगा। इतने सारे वाटर स्टाइल जुत्सु सीखने के बाद सासुके ने अस्थायी रूप से वाटर स्टाइल को अलग रखने का निर्णय लिया। वह कुछ अन्य जुत्सु सीखना चाहते थे। हालांकि मोहरों की किताब में अगला जुत्सु सासुके की रुचि को पकड़ गया। वाटर स्टाइल टिल द हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड। ये वाटर स्टाइल जुत्सु रासेंगन का पानी आधारित संस्करण था। हालांकि रूप अलग था। यह एक तेजी से घूमते पानी की भाले की तरह उपयोग करता कि भुजा के चारों ओर बनता। तेज घूमते पानी के प्रवाह से उत्पन्न डरावनी छेदन शक्ति का उपयोग करते हुए ये दुश्मन पर हमला करता। प्रभाव के समय यह विस्फोट करता, एक विशाल पानी का वॉटेक्स बनाता। केंद्रापसारक शक्ति या पानी के प्रवाह का संपीड़न और फाड़ने की क्षमता दुश्मन के शरीर को कुचल और फाड़ देती। शक्ति बिल्कुल भयानक थी। जुत्सु स्तर एस। ये वाटर स्टाइल जुत्सु काफी रोचक है। वाटर स्टाइल एक जुत्सु था जो सासुके के लिए बहुत उपयुक्त था। आखिरकार अगर उन्होंने इसे लाइटनिंग स्टाइल के साथ जोड़ा, तो वह मिश्रित जुत्सु हमला बना सकते थे। हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड को चिदोरी के साथ मिलाएं, शक्ति शायद बहुत बढ़ जाएगी। ये वाटर स्टाइल जुत्सु मुझे सीखना ही होगा। चैप्टर 142 नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 142 सबसे शक्तिशाली वाटर रिलीज निंजुत्सु द स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर रिलीज निंजुत्सु। हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई वाटर रिलीज निंजुत्सु भी होगा। सासुके अब अजीब उत्साह महसूस कर रहे थे। हालांकि इन निंजुत्सु तकनीकों ने उनके शरीर के चक्र को समाप्त कर दिया था और बार-बार उपयोग से चक्र की रिकवरी की गति काफी धीमी हो गई थी। सासुके अभी रुकने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने फिर से अपने चक्र को परिष्कृत करने का निर्णय लिया ताकि उसकी रिकवरी तेज हो सके। 4 साउंड निंजा ने देखा कि सासुके जारी रख रहे थे। यह आदमी एक दानव है। पूरा दिन हो गया और उसने पूरे दिन निंजुत्सु का अभ्यास किया, लेकिन उसका चक्र खत्म नहीं हुआ। ये केवल चक्र खत्म होने या न होने की बात नहीं है। क्या यह आदमी कभी थकता भी है? अगर वह लोहे का बना भी हो, तो इतनी पागलपन से अभ्यास करना असंभव होगा है ना। लेकिन यह आदमी वह भी जारी है। जैसे जैसे सासुके के शरीर में चक्र की हलचल और तेज हुई, उनका चक्र फिर से पूरी तरह से बहाल हो गया। सासुके के चक्र की रिकवरी को महसूस करते ही 4 निंजा के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। केवल उन्हें देखना भी थकाऊ था, लेकिन शामिल व्यक्ति सासुके इसे बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे थे। वह भी ऊर्जा से भरे हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे निंजुत्सु का अभ्यास करना उन्हें बिल्कुल थकाता नहीं। चक्र को बहाल करने के बाद सासुके ने हार्ड वॉटेक्स वाटर ब्लेड का अभ्यास शुरू किया। इस जुत्सु में कई हाथ के साइंस शामिल थे, 100 से अधिक साइंस। केवल हाथ के साइंस ही बता रहे थे कि यह शायद एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक थी। ये केवल बी रैंक निंजुत्सु नहीं था, कम से कम यह एस रैंक तकनीक थी। सासुके के हाथ के साइंस की चाल अत्यंत कुशल थी। 100 से अधिक साइंस होने के बावजूद इसे पूरा करने में उन्हें केवल लगभग 10 सेकंड लगे। उन्होंने आसानी से हाथ के साइंस पूरे किए। अगले ही क्षण धुआं, तेज बहते पानी की आवाज गूंजने लगी और सासुके की दाहिनी भुजा के चारों ओर पानी का प्रवाह घूमता हुआ प्रकट हुआ। यह उनके कंधे से लेकर कलाई तक फैला हुआ था। पलक झपकते ही ये भयावह पानी के उच्च गति घूमते प्रवाह में बदल गया। ये केवल सासुके की भुजा को ढकने वाली पतली परत प्रतीत हुआ।
लेकिन ये पतली परत भी शक्ति में कमजोर नहीं थी। सासुके ने अपनी भुजा उठाई और दीवार से टकराया। जैसे ही पानी की धारा दीवार से टकराई, यह आसानी से दीवार को काटती चली गई। फिर सासुके ने पानी की धारा को नियंत्रित किया और इसे दीवार में गहराई तक धकेल दिया। लेकिन अगले ही सेकंड धमाका, एक भयानक विस्फोटक आवाज अचानक गूंजी। क्षण भर में ये फैल गया और दीवार के भीतर एक विशाल पानी का वॉर्टेक्स तूफान छा गया। धमाके की आवाज कानों को छलनी कर देने वाली थी। चार साउंड निंजा ने सामने भयावह पानी के तूफान को देखा और जुत्सु की पहले की नाजुक छवि को याद किया। इस तकनीक की शक्ति सतह पर दिखाई देने वाली चीज से बहुत अलग थी। ये दिन और रात जैसा था, विभेद बहुत अधिक था। ऐसा निंजुत्सु कैसे हो सकता है? विस्तारित पानी का तूफान लगभग पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र को ढक चुका था। जब धमाके की आवाजें अंततः शांत हुई, चारों निंजा ने फिर दिशा में देखा और पाया कि पूरी दीवार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। 5 या 6 मीटर मोटी दीवार लगभग टूट चुकी थी और पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में पानी की धाराओं के काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। असल में पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में कोई भी अक्षर जगह नहीं बची थी। चारों निंजा की आंखों में डर झलक रहा था। वे ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये कैसे? यह इतनी भयानक शक्ति कैसे फूट सकती है? क्या ये भी वाटर रिलीज है? ऐसा शक्तिशाली वाटर रिलीज पहले कभी नहीं देखा गया। इस समय केवल 4 साउंड निंजा ही नहीं, बल्कि सासुके खुद भी काफी हैरान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दूसरा होकागे द्वारा विकसित जुत्सु है। इस वाटर रिलीज की शक्ति असाधारण है। सासुके मुस्कुराए। तभी अचानक कोई प्रकट हुआ। सासुके-कुन, अभी क्या हुआ? ओरोचिमारू, जो बेस के अंदर थे, सासुके की आवाज से स्टार्टल हुए। वह जल्दी से देखने आए और संयोग से हार्ड वॉर्टेक्स वाटर ब्लेड के प्रकट होने का गवाह बने। यहाँ तक कि ओरोचिमारू भी ऐसी वाटर रिलीज तकनीक से चकित थे। ये वास्तव में एक भयानक जुत्सु था। मोहरों की किताब से तकनीक, ये काफी शक्तिशाली है। सासुके मुस्कुराए। बधाई, होस्ट ने नया निंजुत्सु सीखा। वाटर रिलीज टिल द हार्ड वॉर्टेक्स वाटर ब्लेड शुरुआती। एक और ट्रम्प कार्ड जुड़ गया, लेकिन इस जुत्सु की मास्टरी अभी भी बहुत कम थी। इसकी मास्टरी स्तर को कम से कम दक्ष स्तर तक बढ़ाना आवश्यक होगा। हालांकि इस जुत्सु की चक्र खपत कोई मजाक नहीं थी। ये चिदोरी के 3 गुना चक्र खर्च करता। सासुके की वर्तमान चक्र क्षमता के साथ वह इसे अधिकतम केवल 3 बार ही कर सकते थे, इससे पहले कि उनका चक्र 1 तिहाई से कम रह जाए। दूसरे शब्दों में सासुके केवल इस तकनीक को अधिकतम 3 बार ही कर सकते थे। हालांकि इसकी शक्ति अद्भुत थी, चक्र खपत भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी। सासुके थोड़े असहाय थे। अंततः उनकी चक्र क्षमता अभी भी बहुत कम थी। अगर उनके पास नारुतो जितना चक्र होता तो शायद उन्हें इस समस्या की चिंता नहीं करनी पड़ती। साथ ही सासुके ने लगभग वाटर रिलीज मास्टर कर लिया था और मोहरों की किताब में कई फोरबिडन तकनीकें उनके सीखने का इंतजार कर रही थी। इनमें से अधिकांश तकनीकों के लिए अत्यधिक चक्र की आवश्यकता होगी, अन्यथा उन्हें सीखने के बाद सासुके प्रत्येक जुत्सु को केवल 1 या 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते थे, इससे पहले कि उनका चक्र खत्म हो जाए। ये वास्तविक युद्ध में सासुके की स्थिति को और भी गंभीर बना देगा। मेरी चक्र क्षमता अभी भी बढ़ाने की जरूरत है। जब सासुके ये सोच रहे थे, सिस्टम ने नया प्रॉम्प्ट दिखाया। कृपया अपना स्तर जल्द से जल्द स्पेशल जोनिन तक बढ़ाएं। इनाम, चक्र क्षमता वृद्धि। हम सही समय। सासुके अभी चक्र बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे और अब सिस्टम ने ऐसा इनाम प्रदान किया। चक्र क्षमता वृद्धि। हालांकि सिस्टम ने यह नहीं बताया कि कितनी। सासुके हमेशा सिस्टम के इनाम से खुश होते। ऐसा लग रहा था कि चक्र वृद्धि बहुत छोटी नहीं होगी। लगता है सासुके-कुन वास्तव में असाधारण प्रतिभाशाली है। उन्होंने मोहरों की किताब से निंजुत्सु इतनी जल्दी सीखा। ओरोचिमारू ने सासुके की ओर प्रशंसा के भाव से कहा, ऐसा होने के कारण मैं आपके प्रशिक्षण में बाधा नहीं डालूंगा। वैसे तसुनारी को जाने देने के लिए धन्यवाद। किमिमारू के बारे में उसने वह सब कुछ कर दिया जो वह कर सकती थी। किमिमारू की बात करते हुए सासुके ने ओरोचिमारू से कुछ पूछने का इरादा किया। उन्हें यकीन नहीं था कि उनका विचार काम करेगा। रुको ओरोचिमारू, मुझे किमिमारू के इलाज के बारे में एक विचार आया। एक विचार, किमिमारू का इलाज। यहाँ तक कि तसुनारी भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन सासुके ने समाधान सोचा। इसने ओरोचिमारू की जिज्ञासा बढ़ा दी। ये किस प्रकार की विधि थी? अगर हम किमिमारू को जिनचुरिकी बना दें, क्या आपको लगता है कि इससे उसके खून की बीमारी ठीक हो सकती है? ओरोचिमारू हैरान रह गए। क्या? चैप्टर 143 नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट टैलेंट्स। अध्याय 143 टेल बीस्ट पकड़ने का विचार, द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग अ टेल बीस्ट। किमिमारू को जिनचुरिकी बना देना। सासुके का विचार ओरोचिमारू को बहुत हैरान कर गया। यह आदमी क्या सोच रहा है? वह वास्तव में सिर्फ अपनी रक्तवंशी बीमारी को हल करने के लिए किमिमारू को जिनचुरिकी बनाने पर विचार कर रहा है। ये बहुत ही असंभव है। क्या सासुके को यह एहसास नहीं है कि एक टेल बीस्ट हर गांव के लिए एक खजाना है? पूरे निंजा विश्व के लिए एक टेल बीस्ट एक परमाणु हथियार के समान है। इस स्थिति में केवल एक रक्तवंशी बीमारी हल करने के लिए वह एक टेल बीस्ट को पकड़ना चाहता है। यह ऐसा है जैसे मच्छर को मारने के लिए तोप का उपयोग करना। लेकिन सोचने पर तसुनारी की व्याख्या के आधार पर, हालांकि किमिमारू की रक्तवंशी सीमा में आत्मचिकित्सा करने की क्षमता है, उसका खर्च उसकी रिकवरी क्षमता से अधिक है। यही उसकी विशेष रक्तवंशी बीमारी का कारण है। तो इस स्तर पर यदि किमिमारू अपनी रक्तवंशी सीमा का उपयोग जारी रखना चाहता है, तो उसे हर दिन लगातार किसी के द्वारा चक्र प्रदान किया जाना चाहिए। यह उसे उसकी वर्तमान स्थिति बनाए रखने की अनुमति देगा। हालांकि वह तुरंत ठीक नहीं हो सकता, फिर भी वह तुरंत मर नहीं जाएगा। सासुके का विचार किसी को लगातार किमिमारू को चक्र देने के बजाय सीधे एक टेल बीस्ट ढूंढना और उसे किमिमारू के शरीर में सील करना है। किमिमारू को जिनचुरिकी बना दो। इस तरह वहां अंतहीन ऊर्जा का स्रोत होगा। टेल बीस्ट लगातार किमिमारू को चक्र प्रदान करेगा और उसकी शक्तिशाली पुनर्जीवित क्षमता किमिमारू की आत्मचिकित्सा क्षमता को बढ़ा देगी। शायद ये किमिमारू की शक्ति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। वह निंजा विश्व में शीर्ष रैंक के बीच एक भयंकर आकृति बन सकता है। इस बारे में सोचते हुए ओरोचिमारू का चेहरा तेजी से बदल गया और कई परिवर्तनों के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई। सासुके, तुम्हारा विचार वास्तव में आश्चर्यजनक है। अगर किमिमारू जिनचुरिकी बन जाता है तो उसकी रक्तवंशी बीमारी वास्तव में ठीक हो सकती है। एक टेल बीस्ट किमिमारू के लिए सबसे अच्छी दवा हो सकता है। ओरोचिमारू ने उत्साह दिखाते हुए कहा। हालांकि वर्तमान में उनके हाथ इस्तेमाल करने योग्य नहीं थे। यदि किमिमारू की रक्तवंशी बीमारी हल हो सकती है तो किमिमारू तुरंत एक परफेक्ट कंटेनर बन जाएगा। बेशक सासुके की तुलना में यह कंटेनर कभी भी उसी स्तर पर नहीं होगा। आखिरकार सासुके की भयानक प्रतिभा ने किसी के लिए भी उसे पार करना संभव बना दिया। हालांकि किमिमारू की रक्तवंशी सीमा सासुके के उचिहा रक्तवंशी से कम नहीं है। यह शायद ओरोचिमारू के इरादों के लिए और भी उपयुक्त हो सकता है। मुझे भी अचानक ये विचार आया जब मैंने तसुनारी को कहते सुना कि किमिमारू को सक्रिय रखने के लिए चक्र लगातार इनपुट करना होगा। ओरोचिमारू ने सिर हिलाया। यह विचार वास्तव में शानदार है, लेकिन एक समस्या है। सासुके, क्या तुमने सोचा है कि टेल बीस्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं है? ये सुनकर सासुके मुस्कुराए। मोहरों की किताब में कई सीलिंग तकनीकें हैं। एक टेल बीस्ट को सील करना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ओरोचिमारू थोड़े हक्का बक्का रह गए। क्या वह टेल बीस्ट को सील करने की बात कर रहा है? उसका मतलब टेल बीस्ट को पकड़ना था। पहले ये छोड़ दे कि टेल बीस्ट कितना शक्तिशाली है। भले ही सासुके और वह ओरोचिमारू अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, टेल बीस्ट से निपटने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। टेल बीस्ट को पकड़ना सरल है, लेकिन फिर क्या? एक बार जब टेल बीस्ट पकड़ा जाता है, चीजें इतनी सरल नहीं होती। सबसे पहले अकात्सुकी संगठन टेल बीस्ट को निशाना बनाता प्रतीत होता है। अगर वे एक को पकड़ते हैं तो अकात्सुकी निश्चित रूप से उन पर हमला करेगी। दूसरे, टेल बीस्ट प्रमुख निंजा गांवों के हैं। यदि वे किसी अन्य गांव के टेल बीस्ट को पकड़ते हैं तो कोई भी निंजा गांव से नजरअंदाज नहीं करेगा। उस समय पूरा गांव निश्चित रूप से अपने सभी निंजा भेजेगा टेल बीस्ट को वापस लाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तक कि ओरोचिमारू को भी चिंता करनी पड़ेगी। आखिरकार एक शक्तिशाली मुट्ठी कई हाथों को हरा नहीं सकती। सासुके, मैं जो कह रहा हूँ वह ये है, टेल बीस्ट को पकड़ने के बाद जो निंजा गांव उसका मालिक है वह आसानी से हार नहीं मानेगा। हम शायद पूरे निंजा विश्व के हर गांव का निशाना बन जाएंगे। इस बिंदु पर ओरोचिमारू ने विश्वास किया कि सासुके को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई होगी। लेकिन सासुके एक उदासीन चेहरे के साथ बोले, तो क्या हुआ? भले ही ऐसा हो, मैं फिर भी एक टेल बीस्ट पकड़ूंगा। ओरोचिमारू ने अपना मुंह हिलाया जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सासुके की दृढ़ आंखों में देखकर अंततः उन्होंने मुंह बंद कर लिया। सासुके का संकल्प ओरोचिमारू की कल्पना से भी मजबूत प्रतीत हुआ। चूंकि ऐसा है, ओरोचिमारू ने निर्णय लिया कि वह इंतजार करेगा, ये देखने के लिए कि सासुके निंजा विश्व में किस तरह का तूफान लाएगा। अगर मैं अपने शरीर में एक टेल बीस्ट को सील कर दूं, क्या ये वास्तव में काम करेगा? अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। न तो सासुके और न ही ओरोचिमारू विशेष रूप से हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने पहले इसकी उपस्थिति महसूस की थी। हालांकि साउंड निंजा 4 के सदस्य काफी चकित थे और कब कोई और आ गया। उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा और किमिमारू को वहां खड़ा देखा। सासुके की ओर देख रहा था। किमिमारू पहले ही जाग चुके थे। वह मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से सासुके का धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन सासुके पूरे समय प्रशिक्षण ले रहे थे। तसुनारी से मिलने के बाद वह तुरंत प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर भागे। किमिमारू नहीं चाहते थे कि सासुके को परेशान करें। उन्होंने योजना बनाई कि सासुके के प्रशिक्षण खत्म होने का इंतजार करेंगे और फिर उन्हें धन्यवाद देंगे। हालांकि सासुके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बनाई गई आवाज काफी तेज थी। अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाते हुए किमिमारू देखने आए, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल देखने से वह इतनी चौंकाने वाली खबर सुन लेंगे। उनकी रक्तवंशी बीमारी वास्तव में ठीक हो सकती थी, हालांकि लागत कुछ अधिक थी। उन्हें टेल बीस्ट को पकड़ना होगा, उसे उसके अंदर सील करना होगा और उसे जिनचुरिकी बनाना होगा। किमिमारू जानते थे कि जिनचुरिकी क्या होता है। क्या ये काम करेगा? तुम कोशिश करके देखोगे तभी पता चलेगा। सासुके का जवाब किमिमारू को चुप करा दिया। तुम कोशिश करके देखोगे का क्या मतलब है? क्या मुझे क्यों निपिक होना है? फिर भी किमिमारू स्पष्ट रूप से सासुके की मंशा महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक बार सासुके को बचाया था, लेकिन वह केवल इसलिए क्योंकि यह ओरोचिमारू का आदेश था।
वह वास्तव में कभी सासुके को बचाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सासुके उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। किमिमारू सासुके के प्रति गहरा आभारी महसूस कर रहे थे। धन्यवाद। किमिमारू ने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए धन्यवाद कहा। सासुके ने हाथ हिलाया। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। जब हम टेल बीस्ट को पकड़ने जाएंगे तब तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। बिल्कुल, लेकिन हमें टेल बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करने से पहले कुछ दिन इंतजार करना होगा। टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए भी विचार करना आवश्यक था कि कौन सा पकड़ना है। ये भी एक सवाल था जिसे सोचना चाहिए। यदि टेल बीस्ट बहुत कमजोर है तो क्या होगा अगर यह किमिमारू की रक्तवंशी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ये भयानक होगा, लेकिन एक टेल बीस्ट जो बहुत शक्तिशाली है उसे पकड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 144 प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण ट्रेनिंग इन नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। देखते ही कि सासुके ने अपना मन बना लिया है और ओरोचिमारू को यह और भी दिलचस्प लगने लगा। अब जब उन्होंने सोचा तो ये देखने में ज्यादा मजा आता है कि दूसरे तूफान मचाएं और पूरी दुनिया बदल दें, बजाय इसके कि हमेशा खुद ऐसा करने वाले हों। सासुके उचिहा, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सा टेल बीस्ट पकड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारी जानकारी एकत्र करने में जितना संभव हो मदद करूंगा। ये सुनकर सासुके थोड़े ठंडे हो गए। यह क्या है? क्या ओरोचिमारू अपनी सचिव बनने की कोशिश कर रहे हैं? ओरोचिमारू जैसे किसी को लॉजिस्टिक ऑफिसर के रूप में रखना कोई बुरा विचार नहीं होगा। आखिरकार ओरोचिमारू के पास बहुत सारी अन्य क्षमताएं नहीं हो सकती, लेकिन सुरंग खोदने और बेस बनाने की उनकी क्षमता सर्वोत्तम है। निंजा दुनिया भर में अनगिनत ओरोचिमारू प्रयोगशालाएं हैं और उनके यहाँ हर जगह सेवक मौजूद हैं। उनमें से प्रत्येक काफी सक्षम है और जानकारी एकत्र करना वास्तव में ओरोचिमारू के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं पहले इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनकर ओरोचिमारू मुस्कुराए। ओरोचिमारू के सासुके के प्रति रवैये को देखकर ये तुरंत किमिमारू और 4 साउंड निंजा के लिए आश्चर्यजनक था। क्या ऐसा हो सकता है कि ओरोचिमारू सासुके को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ओरोचिमारू के रवैये को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कह रहे हों, जो भी तुम करोगे मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। अगर वह सासुके को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित नहीं कर रहे होते तो वह उसके प्रति इतना सहिष्णु नहीं होते। लेकिन चाहे ओरोचिमारू सासुके को प्रशिक्षित कर रहे हो या नहीं, किमिमारू अब वास्तव में उनके प्रति आभारी थे। धन्यवाद लॉर्ड सासुके। ये कहते हुए किमिमारू ने गहरी झुककर सासुके को प्रणाम किया। इससे सासुके थोड़े असहज महसूस हुए। सासुके अब भी ऐसी चीजों का सामना करते समय काफी शर्मीले थे। ठीक है, अगर किसी को किसी का धन्यवाद देना चाहिए तो वह मैं हूं, तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सासुके के शब्दों ने किमिमारू को सासुके के प्रति और भी अपराध बोध महसूस कराया। उनका मूल उद्देश्य कभी सासुके को बचाना नहीं था, वह केवल ओरोचिमारू के आदेश पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सासुके ने उनके लिए इतना कुछ किया। अगर आपके पास कोई आदेश है लॉर्ड सासुके, कृपया मुझे बताएं। ये कहकर किमिमारू जाने के लिए मुड़े। ये देखते हुए ओरोचिमारू ने कुछ नहीं कहा और वह भी जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी क्षण सासुके ने ओरोचिमारू को बुलाया। ओरोचिमारू सामा, सासुके कुन, क्या तुम्हारे पास कोई चौंकाने वाला विचार है जो साझा करना चाहते हो? ये सुनकर सासुके हैरान रह गए। मुझे नहीं पता कि यह चौंकाने वाला है या नहीं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण कैसे करें? पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण। ओरोचिमारू चौंक गए। यदि उन्हें सही याद है तो सासुके पहले ही अग्नि, बिजली और जल प्रकृति रूपांतरण में माहिर थे। उच्च स्तरीय निंजा के लिए जो कुछ सासुके ने पहले ही मास्टर किया था वह भयानक था। अब वह पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। एक बार जब वह इसमें सफल हो जाते तो सासुके 4 अलग-अलग प्रकृति रूपांतरण में पारंगत हो जाएंगे। अपने शिक्षक हिरुजेन सारुतोबी की तुलना में उन्हें केवल एक ही कमी होगी। सासुके की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी। क्या वह हिरुजेन सारुतोबी की तरह सर्वकौशल निंजा बनना चाहते हैं? 5 प्रकृति रूपांतरण में पारंगत होकर निंजा दुनिया के दूसरे डॉक्टर बनना। सासुके कुन, जब तक तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य न हो, निंजा को वास्तव में कई प्रकृति रूपांतरण सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय ये बेहतर होगा कि आप पहले से ज्ञात जुत्सु का अभ्यास करें। ओरोचिमारू की सलाह अच्छी नीयत से थी, लेकिन सासुके के लिए इसे विचार करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया, लेकिन अनावश्यक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण कैसे करें। ये देखकर ओरोचिमारू ने स्वाभाविक रूप से बोलना बंद कर दिया। एक बार सासुके ने अपना मन बना लिया तो कोई वार्ता की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण वास्तव में बहुत सरल है। इसके साथ ओरोचिमारू ने अपनी जेब से एक गुब्बारा निकाला। उन्होंने इसे आसानी से फुलाया और अपनी हथेली में रखा और चक्र प्रवाहित किया। गुब्बारा दृश्य रूप से बदलने लगा, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। यह इसकी संरचना में परिवर्तन था। गुब्बारा धीरे-धीरे पत्थर में बदल गया। अंततः ओरोचिमारू के हाथ में एक चट्टान बन गया। ये पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण अन्य वस्तुओं को पृथ्वी में बदल रहा है। ये गुब्बारा जो 2 सेकंड में पत्थर में बदल जाता है, इसे पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में सफल प्रशिक्षण के रूप में गिना जाएगा। जैसे ही ओरोचिमारू चक्र गुणों और प्रकृति रूपांतरण के बारे में और समझाने वाले थे, सासुके ने पहले ही गुब्बारा ले लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। चक्र का उपयोग करके गुब्बारे की संरचना को बदलना और इसे पत्थर में बदलना। इसने पूरी तरह से उसकी संरचना बदल दी। यह एक आसान काम नहीं था, खासकर शुरुआती के लिए। इस कदम को पूरा करने के लिए आमतौर पर लगभग 5 दिनों की मेहनत की आवश्यकता होती। यह मानते हुए कि व्यक्ति अपनी पहली प्रकृति रूपांतरण का अभ्यास कर रहा है। जैसे-जैसे कोई आगे बढ़ता है, प्रशिक्षण की कठिनाई बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले से अधिक प्रकृति रूपांतरण मास्टर किए जा चुके होते हैं। जितने अधिक रूपांतरण मास्टर किए गए होते हैं, अभ्यास के दौरान उन्हें मिलाने में उतनी ही अधिक कठिनाई होती है। सासुके की चौथी प्रकृति रूपांतरण की कोशिश को देखते हुए ये संभावना थी कि इसमें कई साल लग सकते थे और फिर भी ये पहला कदम जल्दी पूरा करना असंभव होता। ओरोचिमारू ने सासुके को देखा जब वह गुब्बारा पकड़ रहे थे, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था। सासुके कुन, प्रकृति रूपांतरण में प्रशिक्षण इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी याद रखते हो जो मैंने अभी कहा। जब तक तुम्हारे पास कोई विशेष कारण न हो, पहले से मास्टर किए गए रूपांतरणों पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है। अन्यथा तुम ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारी क्षमता से अधिक हो। ये कहकर ओरोचिमारू चले गए। सासुके अकेले प्रशिक्षण मैदान में रह गए, लगातार चक्र प्रकृति बदलने की कोशिश करते रहे। ओरोचिमारू शायद सोचते थे कि सासुके जल्द ही हार मान लेंगे। हालांकि 1 घंटे बाद सासुके पसीने में भीगे हुए एक पत्थर उठाए और चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़े थे। अंततः हो गया। पहले गुब्बारे को बदलने में सासुके को पूरा 1 घंटा लग गया। समय को लगभग 2 सेकंड तक कम करने की कोशिश असंभव लग रही थी। लेकिन सासुके ने नहीं सोचा कि अगली बार उन्हें इतना समय लगेगा। वह मानते थे कि वह समय को आधा कर सकते हैं और परिवर्तन पूरा कर सकते हैं। मैं टेल बीस्ट को पकड़ने निकलने से पहले पृथ्वी प्रकृति रूपांतरण में पारंगत होने की कोशिश करूंगा। यदि वह सफल हो गए तो वह पहले से मिली पुरस्कार का उपयोग करके वुड रिलीज के कई गैंगाई को प्राप्त कर सकते थे। एक बार वुड रिलीज प्राप्त करने के बाद सासुके को पूरा भरोसा था कि वह अपने शरिंगान को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। जब सासुके तीव्र रूप से प्रशिक्षण ले रहे थे, कोनोहा में कुछ बड़ा हो रहा था। चैप्टर 145 नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज। अध्याय 145 जब बिल्ली नहीं होती तो चूहे खेलते हैं। व्हेन द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। कोनोहा हिरुजेन सारुतोबी की मृत्यु के 1 हफ्ते बाद और इस पूरे समय दांजो जो बेचैन था, यह मान चुका था कि वह आसानी से 5वें होकाजे के पद में कदम रख पाएगा। हालांकि होमुरा और कोहारू जोर देकर जिराया को 5वें होकाजे बनने के लिए समर्थन दे रहे थे। दांजो को क्रोध आया, लेकिन वह असहाय था। वरिष्ठता के अनुसार जिराया, जो लेजेंडरी 3 निंजा में से एक थे, वास्तव में होकाजे पद के लिए सारुतोबी के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में वैध उम्मीदवार थे। लेकिन जिराया ने बिना झिझक के मना कर दिया और जिराया ने इतनी आसानी से इस पद को अस्वीकार किया जैसे यह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसने दांजो को और भी अधिक भड़काया। कौन इतना प्रतिष्ठित होकाजे पद इतनी आसानी से ठुकरा सकता है? केवल अस्वीकार नहीं, बल्कि यह भी कि जिराया ने सुझाव दिया कि तसुनादे को वापस बुलाया जाए ताकि वह होकाजे बने। इसने दांजो को और भी क्रोधित कर दिया। सारुतोबी हिरुजेन के शिष्य इतने घमंडी क्यों हैं? हालांकि वास्तव में तसुनादे जिराया से अधिक योग्य थी। आखिरकार वह पहले होकाजे की पोती थी और लेजेंडरी 3 निंजा में से एक थी। उसकी शक्ति प्रभावशाली और स्थिति अजय थी। लेकिन जिराया का रवैया, सोचना कि वह कुछ शब्दों में तय कर सकता है कि होकाजे कौन बने, दांजो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिरकार बहुत उत्सुकता से होकाजे पद का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने अनगिनत बाधाओं का सामना किया। अब जब होकाजे का पद उसके हाथ में होने वाला था, जिराया बस इसे स्वीकार कर रहा था और ऊपर से जिराया तसुनादे को खोजने की कोशिश कर रहा था, जो पहले ही कोनोहा छोड़ चुकी थी और कहीं नहीं मिली। तुम धीरे-धीरे कोनोहा को अंधकार में ले जा रहे हो। इन कठोर शब्दों को कहकर दांजो को निराशा में चुपचाप निकलना पड़ा। हालांकि होमुरा और कोहारू को तसुनादे के होकाजे बनने में कोई समस्या नहीं दिखाई दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही चीजें शांत लग रही थी, एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जिराया गांव लौट आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह तसुनादे को वापस नहीं ला पाए। अगर यह केवल यही समस्या होती तो इसे संभाला जा सकता था, लेकिन जिराया गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे और तकनीकी रूप से उन्हें नारुतो ने वापस लाया था। कोनोहा के अस्पताल में नारुतो पछतावे से भरा हुआ था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नियंत्रण खोता नहीं, अगर मैं पागल नहीं होता, तो वह विकृत साधु मुझे रोकने के लिए मुझसे नहीं लड़ता। वह अपनी पहले से गंभीर चोटों को और खराब नहीं करता। सहारा में बैठे नारुतो अपने चेहरे से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाए। काकाशी और अन्य लोग चुपचाप नारुतो को देख रहे थे। मैं सासुके को भी नहीं रोक पाया। मैं वास्तव में बेकार हूं। मैं अभी भी सबसे नीचे कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, चाहे वह सासुके हो या विकृत साधु। ये सब मेरी वजह से है।
सेकुरा नारुतो को देखते हुए नहीं जानती थी कि उसे कैसे सांत्वना दे। काकाशी भी नहीं जानते थे कि क्या कहें। वह केवल नारुतो को फिलहाल अपने भावनाओं को व्यक्त करने दें। ये स्थिति निस्संदेह कोनोहा की परेशानियों को बढ़ा रही थी। जिराया जो होकागे बनने में सक्षम थे, अब गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। ऐसा लगता था कि उन्हें जागने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि उनकी चोटें पहले से भी गंभीर थीं। उनके सीने पर 3 बड़े घाव थे, हड्डी तक गहरे और कई पसली टूटी हुई थी। उनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए ये पहले ही एक चमत्कार था कि जिराया अभी भी जीवित थे। सबसे रूढ़िवादी अनुमान यह था कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय लगेगा। अब कोनोहा कठिन स्थिति में था। होकागे का उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था। दुनिया के प्रमुख निंजा देशों में से एक के रूप में अगर कोनोहा के पास एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध निंजा होकागे नहीं है, तो ये जल्दी ही अनावश्यक उथल-पुथल की ओर ले जाएगा। फायर कंट्री का दाइयो भी कोनोहा के खिलाफ कदम उठा सकता है। हालांकि निंजा गांवों और फायर कंट्री के बीच एक पदानुक्रम संबंध है। कोनोहा फायर कंट्री की एकमात्र सैन्य शक्ति थी, मूलतः शोगुन की तरह। दाइयो केवल एक कठपुतली था जो धन और स्थिति का आनंद ले रहा था। लेकिन जब महत्वपूर्ण मामलों की बात आती है, तो फैसले होकागे ही लेते हैं। तो अगर कोनोहा अपना होकागे खो दे, तो ये पूरे गांव के लिए एक बड़ा संकट होगा। अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें और निंजा तसुनादे को खोजने भेजने होंगे। लेकिन तसुनादे को ओरोचिमारू और सासुके उचिहा ने ले लिया है और उनकी जिंदगी या मौत अज्ञात है। हमें ये भी नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। इस स्थिति में मैं और निंजा भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। ओरोचिमारू भी लेजेंडरी 3 निंजा में से एक हैं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हमें नहीं पता कि वह कहां छिपे हैं और सासुके मंगे को शरिंगान जागृत कर चुका है। अगर कोनोहा उसे बचाने की कोशिश करता है, तो लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक होगी। यह एक तरफा यात्रा में भी बदल सकता है। होकागे के कार्यालय में कोनोहा के वरिष्ठ निंजा बहस कर रहे थे। होमुरा और कोहारू दोनों सलाहकार अपनी भौहें सिकोड़कर बैठे थे। कोनोहा की स्थिति ये थी, निर्णय लेने वाला कोई नहीं था। मैंने पहले ही कहा है, जिराया पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नहीं तसुनादे पर। अगर कोनोहा उन्हें सौंपा भी जाए, तो अंततः ये गांव को विनाश की ओर ले जाएगा। इस समय दांजो धीरे-धीरे भीड़ से उठे। वर्तमान स्थिति ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सभी लोग जिनके पास होकागे पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता थी, अब गायब थे। जिराया गंभीर रूप से घायल थे और तसुनादे का पता अज्ञात था। अभी कोनोहा को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्थिति संभाल सके, और वह व्यक्ति केवल वह खुद ही हो सकते थे। दांजो, आप क्या कहना चाहते हैं? होमुरा और कोहारू ने महसूस किया कि कुछ गलत है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या आप पहले ही नहीं जानते कि मैं क्या कह रहा हूँ? कोनोहा केवल तभी मजबूत हो सकता है जब यह मेरे हाथ में हो। होकागे का पद केवल मेरे लिए हो सकता है। वर्तमान वरिष्ठ निंजा हैरान रह गए, जबकि वे जानते थे कि दांजो कौन है। वे उनकी शक्ति के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। वरिष्ठता के मामले में दांजो योग्य थे, लेकिन केवल वरिष्ठता द्वारा योग्य होना होकागे बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। नारुतो पुनर्जन्म सासुके उचिहा के रूप में परफेक्ट चैलेंज।